या लिसन। तो चैप्टर पहला चैप्टर कौन सा है अपना? सेमीकंडक्टर, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दो है इस चैप्टर के नाम, क्या क्या है? सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पूछी जाने वाली चीजें बहुत थोड़ी है एक्चुअली, इजी चैप्टर है ये। मतलब आज की तीनों चैप्टर जो है इजी कैटेगरी में आते हैं। कल के भी तीनों चैप्टर थे उसमें एटम थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। उसका रीजन है कि बच्चों को रटना पड़ता है सारी लेवल्स वगैरह वगैरह एनर्जी की। हाँ, पर आज के तीनों चैप्टर इजी कैटेगरी में आते हैं और तीनों ही चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीनों जो है आपको पता है कंडक्टर में क्या मिलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में जो है अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, 0 केल्विन मतलब -273.16 डिग्री सेल्सियस है ना, 273.15 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर रहता है तो वो कंडक्टर की तरह भी होगा। केवल एक एडिशनल चीज है उसमें, उसमें होल्स भी मिलते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स मिलते हैं कंडक्शन बैंड, सॉरी, होल्स मिलते हैं वैलेंस बैंड में, और हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं कंडक्शन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन भी दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो किसी काम के नहीं होते क्योंकि वो बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और हीट को कंडक्ट करते हैं, तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट उनका एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा बैंड में मिलते हैं? बीबी। बीबी को बोलते हैं वैलेंस बैंड, और सीबी को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड इज फिल्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड इज फिल्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। दोनों भी बैंड, बैंड मतलब क्या होता है? एनर्जी लेवल्स होती है कुछ पर्टिकुलर, उसको बोलते हैं हम लोग बैंड। जैसे कि एक पॉवर्टी लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दिया, लेट्स से इनकम 10,000 पर मंथ, दैट इज पॉवर्टी लाइन। इससे नीचे जिसका पैसा कमाता है वो गरीब है, इससे ज्यादा जो कमाता है पर मंथ वो अमीर है, मतलब ठीक ठाक कंडीशन में। तो ये पॉवर्टी लाइन फिक्स कर दी। तो ऐसे यहाँ पे फर्मी लेवल हो, तो फर्मी लेवल के ऊपर कंडक्शन बैंड है और फर्मी लेवल के नीचे वैलेंस बैंड ज्यादा आता है, मतलब ये। तो कंडक्शन बैंड भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्री। अब आपको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनका एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहता है, और जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी थोड़ा कम रहता है। जैसे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे रहते हैं, वो क्या फ्री फील करते हैं, पेरेंट्स का कोई बाउंडेशन होता नहीं है, जहां मन करे वहां घूम सकते हैं, जब चाहे खा सकते हैं, जब चाहे सो सकते हैं। लेकिन घर में रहने वाले बच्चे उनका क्या होता है? उनको तो माँ बाप बोले सो जाने का, अभी ठीक है पापा, सो जाते हैं, अभी उठ जा, 4 बज गया सुबह का, उठ जाते हैं। और इधर हॉस्टल में जो है शाम का 4 बज रहा है फिर भी बोल रहा है अच्छा उठना है, ऐसा रहता है। दिक्कत ये है ना। तो एक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में काम नहीं आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही काम में आते हैं। इसलिए घर से बाहर निकलना चाहिए हम लोगों को, तभी तो फ्री होता है, तो उनका एनर्जी भी ज्यादा होता है। और दोनों बैंड के बीच की जो एनर्जी गैप होती है उसको बोलते हैं डेल्टा ईजी, और इस डेल्टा ईजी को बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फोरबिडन एनर्जी गैप। सीबी का मिनिमम और बीबी का मैक्सिमम का डिफरेंस कहलाता है फोरबिडन एनर्जी गैप। हमारे अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम आर द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो सिलिकॉन का डेल्टा ईजी कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम का कितना है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा किसका है? डायमंड। डायमंड का ऑलमोस्ट कितना होता है? तो जो इंसुलेटर होते हैं उनका डेल्टा इजी बहुत बड़ा होता है, और कंडक्टर का तो डेल्टा इजी ऑलमोस्ट 0 होता है, बिकॉज उनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि अगर सबसे अच्छी बात प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम का कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है, तो उसके लिए तो ऑलमोस्ट जो है डेल्टा इजी क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज ओवरलैप हो जाता है कौन? सीबी और बीबी। तो अगर आप चाहते हैं कि वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे? कंडक्शन बैंड में, तो आपको क्या सप्लाई करना पड़ेगा उसको? एनर्जी, यानी कि Q इंटू V एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब वो यहां से यहां आ जाएगा। और जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है कौन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एक वैलेंस ही छोड़ता है,
इसको होल कहते हैं, क्या बोलते हैं, होल। तो होल जनरेट कैसे होता है, when temperature is greater than 0 Kelvin, then the electron from valence band goes inside the conduction band and then creates a vacancy that is called as, अब उस वैकेंसी को बाजू वाला इलेक्ट्रॉन भरता है, तो वो होल पहले यहां था, अब यहां आ जाएगा, इसको ये भरेगा, तो होल यहां जनरेट हो जाएगा। तो होल तो कहां ट्रेवल करता है, वैलेंस बैंड, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहां ट्रेवल करता है। तो सेमीकंडक्टर में क्या लॉजिक है कि कंडक्शन बैंड में मिलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए, और वैलेंस बैंड में मिलते हैं होल्स कंडक्शन के लिए। तो होल से भी होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन से भी होता है। किसकी बात चल रही है, सेमीकंडक्टर, इसलिए थोड़ा सा स्पेशल लोग होते हैं। मेटल्स का तो ऑलमोस्ट डेल्टा इजी कितना हो जाए, 0। ये कुछ डिफरेंसेस मेरे यहाँ पे लिखे हैं कंडक्टर सेमीकंडक्टर और insulator। अगर हम बात करें चार्ज कैरियर्स की, तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कौन कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। यहाँ पर तो कंडक्शन ही नहीं होता, कोई नहीं होता। कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, और सबसे कम, अच्छा रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा इंसुलेटर की, और कंडक्टर की सबसे। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। तो अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा, सेमीकंडक्टर का बढ़ेगा, ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद अल्फा की बात करें, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव, इसमें तो होता ही नहीं कोई बात। हाँ, यहाँ पर ना आपको एक थोड़ा सा एनसीईआरटी से, ये चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, और ये पर्टिकुलर चैप्टर सेमीकंडक्टर हो, ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। रीजन बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी वो वैल्यू पूछ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया कंडक्टर का कंडक्टिविटी है ये, पर है कितना, तो उसमें लिखा हुआ है कि कितना है। रेजिस्टिविटी इसका इंटरमीडिएट है, पर है कितना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। तो थोड़ा सा देख के जाने, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा तो फिर आपको दिक्कत आती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान। फिर सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, एक होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। अब सेमीकंडक्टर के अंदर दो लोग कौन कौन है, एक तो है होल्स और एक है फ्री इलेक्ट्रॉन, है या नहीं है। जनरली क्या होता है, जितने होल्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वही होल्स की डेंसिटी के बराबर होती है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिकॉज होल्स बने कैसे, होल्स कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ। जैसे इस क्लास में 500 बच्चे बैठे, अब यहाँ से 3 बच्चे उठ के चले गए दूसरी क्लास में, तो अभी कितने होल्स क्रिएट हुए, 3। और उसमें कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 3, यानी कि 3 Ni और 3 NH। तो Ne बराबर NH रहता है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। आप देख सकते हैं होल से और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे दिखा है। होल का कंसेप्ट बहुत ही इजी है, जब भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगा तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो क्या जनरेट हो जाता है, होल। और वो होल जो है अंदर 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 ट्रेवल, बिकॉज यहाँ पे होल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बाजू वाला इलेक्ट्रॉन इसमें कूद जाएगा, तो ये होल कहाँ आ जाएगा, ये चलता ही चला जाता है प्रोसेस। तो होल जो है किसके अंदर ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रॉन होल, नहीं नहीं नहीं, होल्स ट्रेवल्स इनसाइड द वैलेंस बैंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इनसाइड, ठीक है। तो ये प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल इस प्रकार, ये देखो तब लिखा है मास्टर ने यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और यहाँ पर होल भी कितने, 3 होते हैं। बट ये होता कैसा है, देखो अलग अलग प्रोसेस से कर सकते हैं आप, या तो आप उसको एनर्जी दे दो Q इंटू वी, तब भी वो डेल्टा Eg के बराबर हो जाए, या फिर लाइट डाल दो, फोटोन, फोटोन का एनर्जी कितना होगा, hc/λ। तो फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, और इलेक्ट्रॉन घुड़ी मार के कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड। तो उस केस में क्या लिखते हैं, hc/λ = डेल्टा Eg। तो दो तरीके से आप एनर्जी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्साइट कर सकते हैं Q इंटू वी, E इंटू वी, या फिर आप लाइट डाल दो, लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा और पूरी मार से। यही केस अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ भी होता है।
वो क्या करता है, फोटोन आता है, फोटोन की एनर्जी को लेता है और खुद बाहर कूद के आ जाता है। कल बताया ना सर। तो ऐसा होता है ना, इसको इंट्रिंसिक चार्ज पीरियड है। तो एनी बराबर एन एच बराबर N। ये तो प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ चीजें हैं, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है तो आप उसका कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं और करंट भी निकाल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है म्यू एन। क्या होता है? म्यू एन ई। म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी, और एन होता है हमारा डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पर मीटर क्यूब में होता है ये। और ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1.6 into 10 to the power -9। तो सिग्मा का फॉर्मूला आप जरूर से याद रखें, म्यू एन ई। क्या होता है बेटा? ऑनलाइन बच्चे मेरे साथ है, ऑनलाइन बच्चे एक बात हम सब करेंगे म्यू एन ई के लिए। तो म्यू एन ई ऑफ होल्स प्लस म्यू एन ई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो एन ई बराबर NH हो जाएगा, यानी कि मैं चाहूं तो यहाँ पर भी Ni और यहाँ पर भी क्या लिख दूं। सिमिलरली करंट, करंट का फॉर्मूला NeAVD, 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 NeAVD। इतनी बार रट दो, इतनी बार रट दो कि याद हो जाए। NeAVD ऑफ होल्स और NeAVD ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट Ni बराबर NH तो उसको Ni लिख दिया। तो यहाँ से करंट भी निकाल सकते, दोनों करंट्स यहाँ पे जुड़ते हैं। जैसे कोई बोल सकता है सर एक पॉजिटिव, होल्स को आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रीट कर सकते हैं। जैसे प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है और होल्स को भी आप पॉजिटिवली ट्रीट कर सकते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन का अंतर समझते हैं। होल्स का चार्ज प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, लेकिन होल्स थोड़े से हेवी होते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। तो होल्स का जो मोबिलिटी होता है वो कम, इलेक्ट्रॉन के कम। मोबिलिटी मतलब कितना तेज चलेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रिंसिक में क्या करेंगे अपन? एक्सट्रिंसिक में डोपिंग कर देंगे। डोपिंग का मतलब क्या? बाहर से कुछ इंप्यूरिटी ऐड कर, इंप्यूरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग बोलते हैं, मिक्सिंग नहीं बोलते। डोपिंग का मतलब थोड़ा सा ना, जैसे पोलियो की 2 बूंद पिला दे, शरीर इतना बड़ा है लेकिन सिर्फ 2 बूंद, 2 बूंद पिला दिया, बच्चे का पोलियो खत्म हो गया, ठीक है। तो वैसे ही है डोपिंग, मतलब थोड़ा सा डालना है, यानी कि पीपीएम में या फिर बीबीएम में, ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, पीपीएम और पीपीबी, ऐसे ही और कुछ तो। हाँ, तो वैसे डालना होता है उसको, यानी कि लाखों में एक। हम बोलते हैं ना हमारा बेटा तो लाखों में एक है, तो वो डोपिंग जैसे ही प्रोसेस, डॉपिंग करते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर ड्रॉपिंग 2 प्रकार से हो सकती है, या तो ट्राइवेलेंट 13 ग्रुप को डालें या फिर पेंटावेलेंट 15 ग्रुप को डालें, ठीक है। तो ये ट्राइवेलेंट है और ये पेंटावेलेंट, और ये अपने स्पेशल लॉक है ना, क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट है ना। 14 ग्रुप, 13 ग्रुप, 15 ग्रुप। क्या बोलते हैं? बैंगन आलू गाजर इन थैला, करिश्मा शिल्पा गाएगी संग प्रभुदेव, नाना नानी पापा आंसू सब बीमार, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब। अरे बेटा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का ठीक है, पर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भिखारी है क्या? भिखारी होते तो यहाँ के लोग उधर क्यों जाते? समझ रहे ना? तो ऐसा नहीं बोलेंगे। नानी पापा आंसू सब बीमार, कोविड का सीजन चल रहा था तब सब बीमार हो गए थे कि नहीं, तो ऐसा बोल सकते। तो नानी पापा आंसू सब बीमार। तो जब हम आलू गाजर इनको डालेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल पे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। कौन सा टाइप? पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है होल्स ज्यादा होते हैं, यानी कि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। जबकि एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेंगे? जब आप पेंटावेलेंट को डालेंगे, यानी कि इनमें से किसी को इसमें डोपिंग कर दो, सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल में, तो फिर वहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी कि इस केस में NH, यानी कि इसको इसमें डाला तो NH विल बी ग्रेटर देन Ni, और इसको इसमें डाला तो Ni ग्रेटर देन NH होता है। यस और नो? ये सबको पता होना चाहिए। तो ये हम पहले बात कर रहे हैं, इनको बोलते हैं इम्प्योर या डॉप या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। NH ग्रेटर देन Ni या Ni ग्रेटर देन N। ये कौन सा केस है? पी टाइप, है ना। और ये कौन सा केस है? और Ni into NH हमेशा Ni स्क्वायर के बराबर होता है। ये मास एक्शन लो हमेशा ट्रू। Ni मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी, NH मतलब होल्स का डेंसिटी, और Ni मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, ठीक है।
तो ये किसके लिए मैंने लिखा है, देखो इसमें कौन बड़ा माना मैंने, होल्स 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 को बड़ा माना है, होल्स मतलब कि ये पी टाइप है, तो इसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एच म्यू एच एन एच ई, इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। सिमिलरली करंट में भी मैंने सिर्फ किसको रखा है, होल्स की करंट में। तो ऐसे शो कर दे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इंप्यूरिटी होती है वो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी होती है। कैसी होती है, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। तो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी होती है, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डोनर इंप्यूरिटी, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जबकि एक्सेप्टर में क्या है, एक खाली जगह होल है, उसके पास एक एक्स्ट्रा होल है, यानी कि हर एक एटम एक एक्स्ट्रा होल लेकर के आएगा, हर एक एटम एक एक्स्ट्रा होल लेकर के आएगा, हर एक एटम एक एक्स्ट्रा होल लेकर के, तो ऐसे बनाया जाता है उसको। तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये है आपका एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, कैसा है, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, और ये होल, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी होल, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी होल, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी होल, हर एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, जैसे कि यहाँ पर एक्सेप्टर इंप्यूरिटी किसको डाला है, पी, पी तो डोनर हो गया, क्योंकि पी तो आपने कहां से डाला है, एन टाइप मतलब 15th वाले से डाला, यहाँ कहीं से डालते हैं तो वो क्या होगा, एक्सेप्टर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस। जो डोनर होता है उसके लिए प्लस लिखते हैं, जो एक्सेप्टर होता है उसके लिए माइनस लिखा जाता है। तो दीज आर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम एंड ईच वन ऑफ देम हैव वन एक्स्ट्रा होल। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है किसको, कौन सा कंडक्टर, पी टाइप से लेकर एन टाइप में क्या करेंगे, ये तो एक क्वेश्चन आ गया, सिग्मा का फॉर्मूला घर पे देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, म्यू ही दिया था, एन ही दिया था, सब दिया हुआ था, केवल वैल्यू डालना था, सिग्मा निकालो। तो पी टाइप और एन टाइप समझ गया, ये हमेशा ट्रू होगा, ये एक्सेप्टर एटम्स है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स, वीबीसी। ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर पहुंचे, वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर रहता है एक्सेप्टर एनर्जी। ये कौन सा बनाया गया है, एन टाइप। अच्छा एक बार एक क्वेश्चन आया था कि पी टाइप और एन टाइप का चार्ज कैसा होता है, तो कुछ बच्चे क्या समझते हैं, पी टाइप मतलब पी मतलब प्लस, तो प्लस से आते, एन टाइप मतलब एन मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, या कुछ ऐसे देख के जाते हैं, सर ने बनाया था एन टाइप में तो प्लस लिखा था और पी टाइप में, पर दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसका रीजन बताता हूँ सुनो, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, बट होल कैसा होता है, तो ये माइनस और प्लस क्या हो गया, यहाँ देखो ये क्या है, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर से क्या हो जाएगा, तो जनरली दे आर न्यूट्रल, यानी कि पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि पी टाइप प्लस हो गया एन टाइप नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा, गड़बड़ है। तो इसमें क्या होता है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल थोड़ा सा वैलेंस बैंड के ऊपर आता है, और इसमें डोनर इंप्योरिटी लेवल थोड़ा सा, डोनर एनर्जी लेवल थोड़ा सा, यानी कि डोनर एटम्स होते हैं। 15 ग्रुप के लॉग कैसे हैं, डोनर, और 13 ग्रुप के लॉग कैसे हैं, एक्सेप्टर है वो। समझ गया ना, ऐसे टॉपिक। लेकिन ज्यादा अच्छा कौन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज की, और इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होता है। पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड में हम करते क्या है, पी और एन टाइप को क्या कर देते हैं, फ्यूज, फ्यूज कर देते हैं। फ्यूज करने से क्या प्रोसेस होता है, अच्छे से अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़िए, मैं बहुत ही ब्रीफ बताऊंगा, बहुत ब्रीफ बताऊंगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पी टाइप और एन टाइप को मिलाने से क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं किससे मिलते हैं, होल्स, इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं किससे मिलते हैं, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे प्लस 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 आता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे क्या आने लगता है, माइनस। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन, क्या, डिफ्यूजन, क्या होता है, डिफ्यूजन, क्या होता है, डिफ्यूजन, क्या होता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होता है कहां से कहां, एन साइड से पी साइड की तरफ, एन साइड से, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, एन टू पी, लेकिन करंट कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन करंट कहां से जाएगा, पी से, तो डिफ्यूजन करंट कहां से कहां जाती है, कहां से, सब लिखा हुआ है वैसे। देखो अगर किसी ने मिस भी कर दिया लेक्चर को, ऑनलाइन भी नहीं किया, ऑफलाइन भी नहीं किया, वीडियो भी नहीं देखा, लेकिन गलती से पीडीएफ खोल ली, किसी ने अगर गलती से भी पीडीएफ खोल लिया तो उसमें लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन करंट कहां से कहां, पी से। इसकी वजह से एक दिक्कत हो जाती है, दिक्कत क्या होती है बेटा, इधर प्लस आ गया और इधर माइनस आ गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, प्लस से माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी की तरफ जाने,
और होल्स को भी अपोज करता है पी से एन की तरफ, यानी कि बैरियर का काम करता है, एक बैरियर का काम होगा। और जितना ज्यादा डिफ्यूजन बढ़ेगा ना, ये जो थिकनेस है, ये जो डिफ्लेक्शन लेयर क्रिएट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो विड्थ है वो बढ़ती है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा क्या, डिफ्यूजन। और धीरे 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 इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट चालू हो, क्या चालू हो जाता है, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफ्यूजन, यानी कि ड्रिफ्ट करंट जो होता है डिफ्यूजन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, और एक समय ऐसा आता है कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल हो जाती है, वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो हम बोलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड रेडी हो। कर क्यों रहे हैं एक्चुअली, हम पी और एन को क्यों मिला रहे हैं, दिमाग खराब है नहीं। पी और एन को मिलाने से उसकी जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, या उसकी जो है वैल्यू, प्राइस वैल्यू बढ़ जाती है, टेक वैल्यू बढ़ जाती है। अब जैसे आकाश है, बाइजू से अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या किए, आकाश और बाइजू एक हो गए, फिर अगेन दे आर स्ट्रगलिंग, तो क्या होगा, कुछ समय बाद फिर से अलग हो जाएंगे। नहीं समझ रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि एक आदमी बिजनेस कर रहा है बट लॉस हो रहा है, उसको पैसा नहीं है, तो क्या बोलता है, तू भी आ जा मेरे साथ, क्योंकि तेरे पास पैसा है और मेरे पास दिमाग है, तू पैसा लगाना, मैं दिमाग लगाऊंगा, हम दोनों बहुत ऊपर जाएंगे, ऐसे करना होगा। तो पी और एन को मिलाने का ये फायदा हमारा हो सकता है। तो ड्रिफ्ट करंट कहां से कहां, और डिफ्यूजन करंट, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों करंट इक्वल हो जाएगा, और एक बीच में एक लेयर बन जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग डिप्लेशन लेयर, जो कि पोटेंशियल बैरियर, बैरियर पोटेंशियल की तरह काम करेगा। और कौन हाई पोटेंशियल पर है, कौन लो पोटेंशियल पर है, एन रहेगा हाई पोटेंशियल पर और पी रहेगा लो पोटेंशियल पर, बिकॉज पी में इधर क्या आ गया, नेगेटिव, और एन में यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव, और इसी को कहेंगे हम पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर अगर पता है तो उसको डिप्लेशन लेयर के विड्थ से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो पोटेंशियल बैरियर डिवाइडेड बाय डिप्लेशन लेयर का थिकनेस, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ जाता है। अच्छा एक चीज और है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.7 वोल्ट, यानी कि जब तक आप 0.7 वोल्ट नहीं लगाओगे तब तक तो वो काम करेगा ही नहीं। और जर्मेनियम का कितना है, 0.3 वोल्ट। आइडियल डायोड का हम जीरो माना, आइडियल डायोड का पोटेंशियल बैरियर जीरो माना जाता है, आइडियल डायोड का पोटेंशियल बैरियर जीरो माना जाता है, आइडियल डायोड का पोटेंशियल बैरियर जीरो माना। लेकिन अगर सिलिकॉन लिखा है तो कितना पकड़ना पड़ेगा, और जर्मेनियम लिखा है तो कितना लेना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में नेट करंट कितना हो जाएगा, आया समझ में। तो ये बन गया हमारा पी एन जंक्शन डायोड, इसका सिंबल इस प्रकार का होता है, इधर होता है पी साइड और इधर होता है, क्लियर है यहां तक, आगे चल। अब करते हैं बाइसिंग, बाइसिंग नहीं, इसको बाइसिंग है ना। तो बाइसिंग का मतलब बैटरी कनेक्ट करना, यानी कि डायोड के साथ वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाइसिंग। तो बाइसिंग दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बायस। डायोड को फॉरवर्ड बायस में भी लगाया जा सकता है और रिवर्स। फॉरवर्ड बायस का मतलब पी को रखेंगे हाई पोटेंशियल पे, एन को रखेंगे लो पोटेंशियल पे। रिवर्स बायस में क्या होगा, पी को रखेंगे लो पोटेंशियल पे, एन को रखेंगे हाई पोटेंशियल पे। फॉरवर्ड बायस में डायोड काम करता है, रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता। फॉरवर्ड बायस में करंट आएगा, रिवर्स बायस में करंट नहीं आएगा। ये ध्यान पहचानने में भी आपको आना चाहिए कि फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, क्योंकि बहुत बार तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बता फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस। तो थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लेवर यहाँ पे। सेमीकंडक्टर और ईएमआई तो ऐसे चैप्टर है जहां पे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाती है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से किया तो आपका ईएमआई और सेमीकंडक्टर थोड़ा सा बेटर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डायोड लगा है और एक वोल्टेज सोर्स लगा है, पहचानना ये कि ये फॉरवर्ड में है कि, यानी कि क्या लिखा है, पहचान, 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 एफ का मतलब और आर का मतलब, चलो बैटरी करेक्ट कर दिया गया। तो जहां पर ग्राउंडिंग किया है, ग्राउंडिंग वहां पे तो जीरो पोटेंशियल आएगा, माइनस से प्लस जाएंगे तो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 2, तो ये आया 2, ये कितना है 0, तो ये भी कितना है, तो पी आ रहा है 0 और एन आ रहा है 2, मतलब एन हायर पर है, पी लोअर पर है, तो ये कौन सा बायस है, रिवर्स। कौन सा बायस है, ऐसे पहचाना जाता है। इसको वैसे ही किया, ये 0 तो ये 0, ये पाई, घर पे देखना है, घर पे देखना है, देखो कुछ चीज मैं आपको इधर करा दूंगा और कुछ चीजें आपको घर पे देखने के लिए दूंगा। उसका रीजन क्या है, कुछ तो करो, कुछ तो आप भी करो, क्या सब टीचर ही करेगा, क्या सब टीचर नहीं करने वाला।
ये तो इजीली समझ में आता है। एन को नेगेटिव से पी को पॉजिटिव से जोड़ा है, एन को नेगेटिव पी को पॉजिटिव से जोड़ा है, मतलब क्या मतलब क्या मतलब क्या, फॉरवर्ड बायस। और ये देखो एन को पॉजिटिव से पी को नेगेटिव से, यहाँ पर मिलीमीटर लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे माइक्रोमीटर लगाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो करंट, यहाँ पे करंट आती है एक्चुअली रिवर्स बायस में, वो आती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से, किसी से आती है माइनॉरिटी चार्ज, फिर यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। बताओ कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स, देख सकते हैं आप, ये प्लस है, पी से जुड़ा है, मतलब ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स। तो रिवर्स बायस में ओपन सर्किट बना देते हैं, रिवर्स बायस में डायोड को ओपन सर्किट बनाते हैं, और फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड को स्ट्रेट लाइन की तरह बनाते हैं, फ्लैट कर देते हैं उसको, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे अभी जस्ट देखेंगे अपन, ये घर से देख लेता, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन था, इसमें क्या पूछा था कि बताओ करंट कितना है, करंट कितना है, करंट थ्रू द डायोड पूछ रहा था। तो पहले पता करना था कि फॉरवर्ड बायस है या, तो आप खुद बताओ यहाँ पे कितना लिखा है, यानी कि ये पी आ गया माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है, तो एन कितना आ गया, कौन बड़ा कौन छोटा, एन बड़ा पी छोटा, कौन सा बायस है, रिवर्स बायस में करंट कितना आएगा, यानी कि डायोड के थ्रू कोई करंट नहीं। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो कि 1 लाख बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें करते क्या है, बैटरी लगा देते हैं, सिलिकॉन का डायोड लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो लगा देते, फिर आपसे क्या पूछेंगे, फाइंड करंट थ्रू द बैटरी, क्या पूछेंगे, फाइंड करंट इन 100 ओम या करंट थ्रू द बैटरी। पहले पहचानना पड़ेगा कि फॉरवर्ड बायस है या, क्या लगता है क्या लगता है तुमको, फॉरवर्ड बायस है, कैसे पता चल रहा है, पॉजिटिव को पी से इनको नेगेटिव से जोड़ा गया है, फॉरवर्ड बायस काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। लेकिन बेचारा सिलिकॉन लिखा है ना, अगर सिर्फ आपने आइडियल डायोड लिखा होता तब तो मैं फ्लैट बना देता, सिलिकॉन लिखा है इसलिए उसका एक पोटेंशियल वेरिएंट है, कितना है, तो उतना माइनस करना पड़ेगा बैटरी में से, तो बैटरी का कितना था, उसमें से 0.7 माइनस करो तो करंट आ जाएगा पी भैया, कितना आ गया 4/100, रेडी। इसे 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 बचा, इसे बचा, कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स, कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स, ऊपर वाला फॉरवर्ड और नीचे वाला, यस, यानी कि किसको ओपन करेंगे किसको क्लोज करेंगे, I1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें से कोई करंट जाने वाला, इसमें से जाएगा कि नहीं जाएगा, और जर्मेनियम का कितना होता है, तो 0.3 माइनस करना पड़ेगा, 4.5 अपॉन 100, यही बात समझ, यानी कि बैटरी का करंट और I2 सेम होगा और I1 0, और I बराबर I2 दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 100, समझ में आ रहा है कि नहीं, चले आगे, अरे वही लिखा है, तो देखिए फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में जब हम लगाते हैं तो किस प्रकार से वोल्टेज और करंट चेंज होता है, तो वोल्टेज और करंट के ग्राफ को ही कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। कोई बोले कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, तो वोल्टेज और करंट, यानी कि फॉरवर्ड बायस में डायोड से करंट और फॉरवर्ड बायस के वोल्टेज का जो ग्राफ है उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। तो होता क्या है, जब आप वोल्टेज बढ़ाओ, तो जब तक आपका वोल्टेज ब्रेकडाउन नहीं, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से कम है, तब तक तो करंट ऑलमोस्ट 0 है, और जब आपका वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर को यहाँ पे नी वोल्टेज कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा है, वी नी, वी नी को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। तो जब तक V लेस देन V नहीं रहेगा तो ऑलमोस्ट करंट, या फिर ओनली ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुत कम करंट रहेगा, बहुत कम करंट। लेकिन जैसे आपका V बड़ा हो जाएगा किससे, तो करंट रैपिडली बढ़ेगा, एकदम तेजी से करंट बढ़ेगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर लगभग थिकनेस क्या हो जाएगा, 0। तो फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, डिप्लेशन लेयर का थिकनेस कम होता है, क्योंकि यहाँ से ये प्लस प्लेट इस होल्स को धक्का मारती है जा, और यहाँ से ये नेगेटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारती है जा, तो इसकी वजह से डिप्लेशन लेयर का थिकनेस क्या होता है, घटता है, और फिर वापस से करंट बढ़, यानी कि वापस से डिफ्यूजन क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, और डिफ्यूजन रीस्टार्ट होगा तो फिर से करंट क्या होगा, रैपिडली बढ़ेगा। बट ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, कंडक्टर्स का IV ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, V is equal to IR और R is equal to V by I, एकदम स्ट्रेट लाइन आता है, किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए वो स्ट्रेट लाइन, इसलिए सेमीकंडक्टर ओम के लॉ का फॉलो नहीं कर, इसलिए उसको नॉन ओमिक डिवाइस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए नहीं होता। तो यहाँ पर एक स्टैटिक रेजिस्टेंस नहीं आता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, जिसको RAC भी कहते हैं, और रेजिस्टेंस यहाँ पर V by I से नहीं निकलता, डेल्टा V बाई डेल्टा, यानी कि वोल्टेज में कितना चेंज आया अपॉन करंट में कितना चेंज आया उससे निकाल, और फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस जो है लगभग किलो ओम में आता है,
इसमें आता है किलो ओम और करंट आता है मिली एम्पीयर। और एक क्लिक फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर का थिकनेस घटता है और ग्राफ इस प्रकार का आता है। एक बार रेजिस्टेंस निकालना पूछे तो कर सकते हैं आप, V2 माइनस V1 अपॉन I2। रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में तो भाई रिवर्स से रिवर्स से P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इसमें तो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस बढ़ता है। मतलब एक समय ऐसा आता है, देखो डिप्लेशन आप वोल्टेज बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर खिंचते जाएगा। ये वैसे जैसे कान खींचो अपने, खींचते हमेशा खींचते जाएंगे, एक समय पे क्या होगा आपके कान आपके हाथ में होंगे, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं, यानी कि इसका भी एक औकात है बेचारे, सेमीकंडक्टर के जो डिप्लेशन लेयर है उसका भी एक मैक्सिमम थिकनेस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप खींचते जा रहे खींचते जा रहे खींचते जा रहे तो एक समय आता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और एकदम से करंट होता है, जिसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। और ब्रेकडाउन से पहले जो है एक मिली छोटी सी करंट फ्लो होती है यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में, जिसको हम रिवर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स सेचुरेशन। उसके बाद एक पर्टिकुलर वोल्टेज, इसको जीरो वोल्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीरो डायोड का नाम सुना है, आज क्वेश्चन भी आया होगा शायद से। नहीं आया आज, नहीं आया, दोनों पेपर में नहीं था क्या, नहीं था, ठीक है, तुम्हारे नहीं था, नहीं था ना, चलो। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीरो वोल्टेज, जीरो डायोड से क्वेश्चन आया बहुत ज्यादा चांस। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीरो वोल्टेज में क्या होता है, बहुत ज्यादा रेक्टिफाइंग करंट आपका वापस से इंक्रीज होता है वोल्टेज बढ़ा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन जिस प्रकार से नी वोल्ट यानी कि फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज और रिवर्स बायस में जीनर वोल्टेज होता है। जीनर वोल्टेज 25 वोल्ट 30 वोल्ट डिपेंड करेगा कौन सा आप जीनर डायोड लेके। जीनर डायोड का सिंबल कैसा होता है, ये फॉरवर्ड रिवर्स का एक साथ मैंने बना दिया। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इट इज जनरेटेड बाय V से। जीनर डायोड का काम कैसा होता है, वोल्टेज रेगुलेटर। सिंबल देखो तो इसका, जीरा डायोड के सिंबल में सिर्फ वो ऐसे डंडियां लगा देते हैं, कोई बड़ी बात। सर्किट कुछ इस प्रकार का होता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसा ये यूज आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने लिखा है इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो समझने का प्रयास करते हैं, इससे आने के चांस है 70 से 80%, 70 से 80% चांस रहते हैं यहाँ से, और ऐसे ही 70 से 80% चांस रहते हैं लॉजिक। आया था क्या आज लॉजिक गेट, आया था बैच 1 में, आया था क्या लॉजिक गेट, बैच 2 में आया था, किया क्या फिर, सच में आंसर आया था। तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है। तो जीरा डायोड क्या होता है, जीरा डायोड रिवर्स वोल्टेज पर यानी कि जीरा वोल्टेज पे कितनी भी करंट ले सकता है, कितनी भी करंट ले सकता है। जैसे मान लो मैंने एक आदमी को बोला आप क्या करो, महीने का 1 करोड़ ले लो, ठीक है, फिर ये काम कर दो, ठीक है, तो थोड़ा मेहनत वाला काम रहेगा, अरे ठीक है ना, अरे भाई आपने उसको कितना दे दिया है, 1 CR महीने का, तो कुछ भी करेगा। यानी कि जीनर डायोड का भी ऐसे, जीना डायोड को VZ के बराबर अगर वोल्टेज मिल गए तो वो कितनी भी करंट ले सकते, कितना भी काम उसको करवा लो आप, कितनी भी करंट उसको दे दो आप, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो वही है, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा। जीना डायोड को हमेशा किस में कनेक्ट करें, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में कैसे कनेक्ट किया, N को प्लस से P को माइनस। अब देखते हैं V इनपुट अगर VZ से कम रहता है, V इनपुट अगर किससे कम रहता है, VZ से कम रहता है, तो उस कंडीशन में जीरा डायोड काम नहीं करेगा। यानी कि जो भी करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा, और दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज। तो करंट आ जाएगा IL इज इक्वल टू I दैट इज V इनपुट अपॉन R प्लस RL, RL को लोड रेजिस्टेंस। लेकिन ये नहीं पूछा जाता, पूछा कब जाता है, जब V इनपुट बड़ा हो से VZ। तो V इनपुट अगर VZ से बड़ा होता है तो फिर ये सेटिस्फाई हो गया, तो ये और ये पैरेलल में है, तो इसका भी वोल्टेज कितना हो जाता है, VZ हो जाता है, तो इसका करंट आ जाएगा VZ अपॉन R। और VZ अगर इसको मिल गया तो बचा कितना इसके लिए, V in माइनस VZ। तो V in माइनस VZ इसको मिलेगा तो इसका करंट कितना आ जाएगा, V in माइनस VZ अपॉन R। तो I भी आ गया, IL आ गया, तो वो IZ पूछता है, यानी कि पूछता है करंट थ्रू जीरा डायोड। तो करंट थ्रू जीरा डायोड बहुत आसान है, सिंबल से भी समझ लो,
VZ अपॉन RL, यहाँ से IL आ गया और V माइनस VZ अपॉन R आ गया I, तो I में से IL को माइनस कर दे तो क्या आ जाता है IZ आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे I माइनस IL करेंगे तो फिर पावर ऑफ जीरो डायोड निकालना है तो क्या करेंगे VZ IZ करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं, समझदार लगते हैं आप। ये कितना है 5 वोल्ट, यानी कि जीरो वोल्टेज कितना है 5, लगाया कितना है 10, तो 5 इसको मिल जाएगा और बाकी बचा 5 इसको मिल जाएगा, तो इसका करंट कितना हो जाएगा 5 अपॉन 1000 और इसका करंट होगा 5 अपॉन 500। 5 अपॉन 1000 हो गया 5 मिली एम्पियर और 5 अपॉन 500 हो गया 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर में से 5 मिली एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा 5 मिली एम्पियर, तो इसका पावर पूछा रहेगा तो आप निकाल सकते। 5 मिली एम्पियर इंटू 5 वोल्ट 25 मिली एम्पियर, ऐसा होता है। मतलब एकदम कंसेप्चुअल बड़ी बात। फिर आते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना है। एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी दो टाइप का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाल वेव रेक्टिफायर। जो है उसमें कैसा होता है एक ही डायोड लगा है आउटपुट पर, तो उससे क्या होता है आधे चक्कर के लिए काम करता है, आधे चक्कर के लिए काम नहीं करता, बिकॉज आधे चक्कर में ये फॉरवर्ड बायस में होगा और अगले आधे में ये रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में होगा तो आउटपुट देगा, रिवर्स बायस में होगा तो आउटपुट, जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट हाफ साइकिल फॉरवर्ड बायस तो आउटपुट दे रहा है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट फिर दे रहा है, फिर नहीं दे रहा है, फिर दे रहा है। ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में क्या करेंगे एक ही जगह दो डायोड लगा, ताकि एक चक्कर में ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस में है तो अगले आधे चक्कर में नीचे वाला फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, कोई ना कोई आपका आउटपुट दे देगा। यानी कि एक साइकिल में, यानी कि इनपुट वोल्टेज की एक साइकिल में दो बार आपको वो है क्या करके देगा रिपल करके देगा। पहले हाफ साइकिल में भी आ गया, अगले हाफ साइकिल तो थोड़ा ये रखना है आपको, ये थोड़ा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ये आप जरूर याद रखिए। क्या लिखा है एच डब्ल्यू आर का मतलब क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर और एफ डब्ल्यू आर का मतलब फुल वेव रेक्टिफायर। इनकी आरएमएस वैल्यू, इनकी एवरेज वैल्यू, इनके रिपल फ्रीक्वेंसी आप जरूर याद रखें। हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू क्या होता है आई नॉट बाई 2 और यहाँ पर इसका आई नॉट बाई रूट 2 होता है। यहाँ पर आई एवरेज कितना होता है और यहाँ क्या होता है 2 आई नॉट बाई 5 रिपल फ्रीक्वेंसी एफ और यहाँ पर मतलब दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। तो इसका तो बिल्कुल जो भी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होगा या वेव का फ्रीक्वेंसी होगा वही है, बट इसके लिए डबल करो। जैसे हमारे घर में एसी कितने हर्ट्ज पे आ रहा है 50 हर्ट्ज, मैं वोल्टेज थोड़ी पूछ रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ ना कितने हर्ट्ज पे आ रहा है, तो एच डब्ल्यू आर का भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा 50 हर्ट्ज। लेकिन एफ डब्ल्यू आर का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज, ये भी हो जाएगा। आरसी फिल्टर लगाना पड़ता है क्योंकि दिक्कत क्या है जो आपका आउटपुट मिला है वो पूरे तरीके से डीसी नहीं है। तो आरसी फिल्टर लगाने से क्या होता है जैसे ही आउटपुट आता है इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस तो ये भी चार्ज, तो जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है यानी कि जब वोल्टेज गिर रहा होता है तब ये बैटरी की तरह काम करता है, इसके वोल्टेज को गिरने नहीं दे, यानी कि गिरने से पहले गिरेगा तो सही बट बिल्कुल जीरो नहीं होगा। पहले क्या होता है बिल्कुल जीरो हो जाता, अब ये जीरो नहीं होने देगा और वापस से चार्जिंग स्टार्ट। तो चार्जिंग तो रैपिडली होता है बट डिस्चार्जिंग रैपिडली नहीं होता। आजकल तो जो है 100 वोल्ट के फास्ट चार्जर आ रहे हैं, तो फिर जो है लगेज लगाया नहीं तुरंत निकालो, क्यों भाई अरे चार्ज हो गया है 5 मिनट में तो 100% पे चल जाए। शॉक चार्जर आते हैं देखा आपने, चाइनीज मोबाइल में आते हैं ना शॉक चार्जर, तो उनको लगाया 5 मिनट 10 मिनट बैठना पड़ता है उसे। पहले तो कैसा होता था रख के चले जाते थे शाम को आते थे फिर निकालते, आजकल तो ऐसा बैठा रहना पड़ता है फूट ना जाए। फास्ट चार्जर है ना लगे 10 मिनट में करके देगा, 2-10 मिनट ऐसे बैठते थे फिर निकाल। पहले तो सुबह लगाया खेत में गए थे फिर शाम को निकाल, नोकिया वाले फोन को लगा सुबह लगा दो शाम तक निकाल लो कोई दिक्कत। अभी ऐसा नहीं रह गया, यानी कि मेरा देश बदल रहा है। हाँ बेटा ये क्वेश्चन कर सकते क्या हम, अजी बिल्कुल कर सकते हैं जी। इसमें बस डायोड का भी रेजिस्टेंस लेना है, कितना लेना है 50। चलो पहले बचा लो फॉरवर्ड है कि रिवर्स, फॉरवर्ड है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 50 प्लस 150 प्लस 100
300, तो करंट आ जाएगा 6/3। अगर मान लो ये रिवर्स बायस में होता तो करंट कितना आ जाता? 0। अच्छा यहाँ पर दिया नहीं था कि ये सिलिकॉन का है कि जर्मेनियम, इसलिए इसको आइडियल मान लिया। और आइडियल डायोड को तो एकदम फ्लैट कर देंगे फॉरवर्ड बायस, उसको कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा। फिर आते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बेसिकली ये जो है किस पर बेस्ड होता है? लाइट और सेमीकंडक्टर को मिला करके ये इसको कॉम्बिनेशन हम जनरेट करते हैं। 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ना है। 3 होते हैं, कौन कौन से? फोटोडायोड, एलईडी और सोलर सेल्स। ये फोटोडायोड है। क्या याद रखना है? सब कुछ नहीं याद रखेंगे, कुछ कुछ चीजें याद रखेंगे स्पेसिफिक। 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा तीनों को। पहला चीज, फोटोडायोड जो होता है रिवर्स बायस में काम करता है। इसमें काम करता है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करता है, और सोलर सेल के लिए किसी भी प्रकार की बायसिंग की जरूरत। तीनों भी पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। तीनों क्या होते हैं? फोटोडायोड में क्या करते हैं? लाइट गिराते हैं। क्या गिराते हैं? लाइट गिराते हैं। लाइट गिराने से यानी कि एचसी बाय लैम्डा या एचम्यू से क्या होता है? वो डेल्टा इजी के बराबर होता है। तो उससे क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स रिकंबाइन होते हैं, करंट आने लगता है। ठीक है, ये किसका काम है? फोटो डायोड। और फोटो डायोड को जो है रिवर्स बायस में आता है, तो रिवर्स बायस में ऐसा ग्राफ भी लिखा था ना मैंने, और रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो ये वही रिवर्स सैचुरेशन करंट बिफोर ब्रेकडाउन की बात है। बिफोर ब्रेकडाउन की बात, तो छोटी छोटी करंट ऐसे। तो जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा इंटेंसिटी कौन सा होगा? I3, देन I2, देन I1। ये रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है। फोटो डायोड किसमें काम करता है? रिवर्स बायस में। फोटो डायोड को ऐसे बनाएंगे, यानी कि इस पे आके लाइट गिरती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है जब एनर्जी किसके बराबर हो? Hc by lambda equal to Eg या Eg से ज्यादा। तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और करंट तो आपको पता है किसके प्रोपोर्शनल होती है? इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट भी आपका बढ़ जाएगा। क्लिक हुआ? फोटो डायोड में कुछ भी नहीं है। एलईडीज का उल्टा है, तो कुछ लिखा है यहाँ पे मास्टर में। एलईडी का काम उल्टा है। एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, और एलईडी में फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जाके मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, उससे लाइट जनरेट। तो एलईडी मतलब लाइट जनरेट होती है। एलईडी से हमको लाइट जनरेशन मिलता है। यहाँ पर कौन से बायस में काम करती है? तो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाते हैं। एग्जाम में आता है फॉरवर्ड बायस मतलब एलईडी का ग्राफ कौन सा? अरे यार एलईडी का ग्राफ फॉरवर्ड बायस का हो। तो होता क्या है यहाँ पर? हैवी डॉपिंग चाहिए, उससे क्या होता है? डिप्लेशन लेयर थिन होती जाती है, लाइट जो है फिर वहां से जनरेट होती है, जो कि ऑलमोस्ट इजी के बराबर, इजी के बराबर होगा। और इजी तो आपको पता है ना, सबके इजी पता है कि नहीं आपको? देखो अभी बोला था ना, जर्मेनियम का 1.1, सॉरी जर्मेनियम का 0.7 और सिलिकॉन का 1.1। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन के लिए एनर्जी मैंने बताया क्या है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग 3 इलेक्ट्रॉन। ये सोलर सेल है, इसमें किसी प्रकार के बाइसिंग की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या करते हैं? एन साइड और पी साइड को ऐसे रखते हैं। एन साइड को थोड़ा थिन बना देते हैं। थिन बनाने का रीजन क्या है कि जो भी लाइट ऊपर से गिरेगी उसकी एनर्जी कहां से कहां पहुंच जाए? एन से पी पहुंच जाए, ऐसा चाहिए हमको कर। तो फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर कुछ मेटेलिक ग्रिड्स लगा देते हैं ताकि वो अच्छे से लाइट को अब्सॉर्ब कर सके और एनर्जी को आगे की तरफ ट्रांसफर। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो इसमें लगता है कि ये ग्राफ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट। सोलर सेल का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से आता है VI का। ये VOC कहलाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या कहलाता है? और ISC बोलता है शॉर्ट सर्किट करंट। यानी कि जब आपने सोलर सेल पे कुछ भी नहीं लगाया तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कहलाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज। और जब आप उनको कनेक्ट कर देंगे फिर करंट फ्लो होने लगेगा, उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। ये देखिए, कुछ नहीं लगाया अगर आपने और वोल्टेज निकाला तो ओपन सर्किट वोल्टेज, और करंट लगा दिया तो यही क्या होगा? शॉर्ट सर्किट करंट। और यहाँ पर मेटेलिक बैक, एक तो फ्रंट होता है इसमें, हमें फ्रंट में मेटेलिक प्लेट लगाते हैं और पीछे भी ऐसे मेटेलिक उस लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन होता है, सेपरेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एक साइड में इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, एक साइड में होल जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। कांसेप्ट एक जैसे ही है तीनों के भी, बट यूजेस अलग अलग है। ठीक है, ग्राफ जरूर याद रखें। बाइनरी सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बाइनरी ऑपरेशन का जरूर याद रखिए, 3 ऑपरेटर होते हैं यहाँ पर। बाइनरी मतलब 0 और 1। बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो एक तो 0 और एक 1। और ऑपरेटर का क्या हो गया? A प्लस या A और B।
ए डॉट बी, डॉट का ए निगेशन, ए बार बताओ क्या, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 1, 0 प्लस 0 1 डॉट 0। जाने तो समझ गए ना आप लोग, इनके स्लोगन्स याद रख लिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, स्लोगन्स, ठीक है। कोई बताओ, ये उल्टी खोपड़ी का है, बेसिकली 1 को 0 कर देगा, यानी कि चालू को 1 का मतलब चालू, मतलब आउटपुट आ रहा है, और 0 का मतलब बंद, मतलब आउटपुट नहीं आ रहा, बाइनरी। ये क्वेश्चन था एक्चुअली, इसमें आप देखिए क्या पूछा रहेगा, कुछ ही पूछ ले, जीरो डायोड का करंट पूछा रहेगा, तो आप देख सकते हैं जीरो वोल्टेज कितना है 6, बैटरी में कितना दिया, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, इसको भी कितना मिलेगा 6, तो इसका करंट कितना आ जाएगा V by R, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज, बाकी किसको मिलेगा, इसको टोटल कितना था 6, किसको मिल गया, तो उसको कितना बचा, तो 10 अपॉन 1000, दैट इज 10 मिली एम्पियर, यहाँ आया 6 यहाँ आ गया, तो इसमें कितना आएगा, तो उसका पावर कितना आ जाएगा VZ into IZ, that is 6 into 4, 24 मिली बैट। फिर से क्यों बताया सर आपने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए बताया। हाँ, और ऑपरेटर पे और गेट बन गया, एंड ऑपरेटर से एंड गेट बनेगा, नॉट ऑपरेटर से नॉट गेट बनेगा। और का मतलब कोई एक भी अगर वन रहा, ठीक है, कोई एक आया तो वन, मतलब कोई एक वन तो वन, कोई भी एक वन तो वन, दोनों जीरो तो ही जीरो, दोनों जीरो तो ही जीरो, दोनों जीरो तो ही, यानी कि ये देखो, अगर मान लो ये बल्ब को चालू रखना है, तो ये बल्ब चालू कब होगा, दोनों में से कोई भी एक स्विच अगर चालू हो तो बल्ब चमकेगा। जैसे मान लो बी ओपन है और ए क्लोज, ए क्लोज का मतलब ए वन और बी ओपन का मतलब बी जीरो, तब बल्ब चमकेगा कि नहीं चमकेगा, चमकेगा ना यार, इधर से करंट जाएगा ना ऊपर से। अच्छा दोनों चालू रहे तो कब नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, एक भी बंद तो गया, तो दोनों चालू पाइजे, दोनों वन तो ही वन, और ये तो उल्टी खोपड़ी का है। इसमें क्या है, जैसे आपने इसको बंद किया, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि ए को बंद करने से कुछ आउटपुट आने वाला, तो ए को खुला रखेंगे तो आउटपुट है, ऐसा। लॉजिक गेट तो आपको पता है, इन्हीं पर जो बेसिस पर जो बनेंगे, यानी कि देखो और गेट की बात करें, और गेट को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और गेट का काम क्या होता है, ए प्लस, दो इनपुट होते हैं एक आउटपुट होता है, स्लोगन क्या है, ये ज्यादा बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है करके, बस खोपड़ी में एक चीज बिठा के रखना, ये डायग्राम आया था क्या, सही टिक किया गलत, सही टिक किया है, हाँ। तो ये और गेट होता है एक्चुअली, इसमें क्या दो डायोड ऐसे लगे रहते हैं, एकदम इसमें बिठा लो, इसमें खोपड़ी में ऑनलाइन बच्चे खोपड़ी में तो बिठा लो कि ये होता है हमारा और गेट, इस प्रकार से दिखता है, इसमें दो डायोड होते हैं और एक रजिस्टर ऐसे लगा रहता है आपका। इसके बाद कौन सा गेट आता है, एंड गेट, एंड गेट ऐसा होता है, एंड गेट कुछ इस प्रकार का होता है और बनता है ऐसे, इसका स्लोगन क्या आता है, दोनों वन तो ही वन, दोनों प्रेजेंट चाहिए तो क्लास होता है, ऑफलाइन बच्चे भी चाहिए ऑनलाइन बच्चे भी चाहिए। और ये नोट में तो जैसे ट्रांजिस्टर तो सिलेबस से ही हट गया, यानी कि इतना पक्का है कि नोट नहीं पूछेगा, पूछेगा तो या तो आपसे क्या पूछेगा, और या नैंड पूछेगा या नॉर पूछेगा, है ना, ये तो उल्टी खोपड़ी का है, वन को जीरो और जीरो को। यूनिवर्सल गेट्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नॉर और नैंड हमारे यूनिवर्सल गेट्स है, यस और नो, यस सर। तो देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स में हमको क्या होता है, नॉर गेट का स्लोगन क्या है, और का उल्टा, यानी कि और के आगे क्या लगा दो, एक नॉट गेट लगा दो, तो ए प्लस बी का बाहर, 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 तो ये उल्टा स्लोगन हो जाएगा, और दोनों जीरो तो उसका क्या था, दोनों जीरो तो ही जीरो, उसका क्या होगा, दोनों जीरो तो ही, और इसको ऐसे भी बना, और को गोली खिला दो, और को गोली खिला दो तो नॉर बन जाए, समझे, हाँ। नैंड, तो मैं पहले इसको नंद पढ़ता हूँ, नंद,
नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। तो ऐसे सर बोलते थे नैंड गेट, हम पल्लू बोलते थे नंद की आनंद, हम बोलते थे सर नंद गेट बहुत अच्छा लगता है। तो ये नंद गेट नहीं है, क्या है, नैंड है, यानी कि किसका उल्टा है, एंड का। एंड का स्लोगन क्या था, दोनों वन तो ही वन, इसका स्लोगन क्या होगा, यस। और इसको बनाएंगे इस प्रकार से, और इसका आउटपुट होगा ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। फिर कुछ यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे लाइफ थोड़ा आसान है। ए प्लस जीरो, ए प्लस वन वन, ए प्लस ए बार, ए डॉट ए बार जीरो, मैं लिखा तो है, ए डॉट ए बार जीरो, ए प्लस ए बार वन, ए प्लस ए बार वन, ए बार का बार ए, ये याद रखना पड़ेगा कुछ नहीं कर सकते इसका। ए प्लस ए बी, ए कैसे, ए प्लस ए बी में ए को बनाया, वन प्लस बी होता है वन, ए डॉट वन होगा, बी प्लस ए बी क्या होगा बी, ओके। ए डॉट जीरो, ए डॉट वन, ए डॉट ए बार, ए प्लस ए डॉट ए, और फिर डी मॉर्गन की थ्योरम है, तो डी मॉर्गन ए प्लस बी बार इज ए बार डॉट बी बार, और ए डॉट बी बार इज ए बार प्लस बी बार। ये कुछ काम आते एक्चुअली आपको, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा है। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं नॉर को और नेट, क्योंकि इनकी मदद से बाकी सारे गेट्स आप बना सकते हो। नॉर से नॉट बना सकते हो, नॉर से और बना सकते हो, नॉर से एड बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो, नेट से नॉट भी बना सकते हो। तो ये क्या आपको घर पे जाके देखना है कैसे बनाया। सबसे पहले बताता हूँ नॉर से नॉट, नॉर से नॉट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, दो टर्मिनल से ना दोनों को जोड़ देना, तो नॉर बन जाएगा क्या, नॉट। जैसे ये नॉट था, ए और बी को सेम कर, तो ए और बी को सेम कर देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस ए का बार, ए प्लस ए तो ए होता है ए बार। ऐसे ही नैंड से नॉट भी बनाना है तो दोनों टर्मिनल्स को, नॉर से और बनाना है तो नॉर के आगे और नॉट लगा दो, नैंड से एंड बनाना है तो नैंड के आगे नॉट लगा दो, तो बन जाएगा नॉर से एंड। ये दोनों ज्यादा अच्छे से याद, स्टैंडर्ड है ये दोनों जो यहाँ पे लिखे हैं स्टैंडर्ड, दीज आर स्टैंडर्ड, एज इट इज आती है, ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट, देख लो उसको कैसे बनाया गया। इसमें सारे नॉर गेट यूज किए गए हैं, तो ये ए है तो ये ए बार, ये बी है तो ये बी बार, फिर से नॉर, तो ए बार प्लस बी बार का बार, ए बार प्लस बी बार का बार, तो डी मॉर्गन का थ्योरम, ए डॉट बी बार का बार, यानी कि क्या आएगा ए डॉट, क्योंकि क्या होता है एंड गेट, यानी कि नॉर से एंड, ऐसे ही नाइट से ओ से ए बार बी बार, फिर ए बार डॉट बी बार का बार, तो ए बार डॉट बी बार क्या होता है ए प्लस बी बार, तो ए प्लस बी बार का बार क्या आ जाएगा ए प्लस, ये क्वेश्चन आप देख सकते, ये क्वेश्चन आया था शायद आज किसी को, आज ही आया था, याद है कुछ नहीं था, था ना शायद से, सही लिखा था क्या, पक्का सही लिखा था, हाँ क्वेश्चन आया था आज, A1 B0 C1 ऐसे कुछ होगा। ये देखो ये क्वेश्चन को देखो आप अच्छे से, इसमें क्या आउटपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, ये ए है, ये क्या है बी के आगे क्या लगा दिया नॉट, तो क्या हो गया, ये कौन सा गेट है, एंड का काम होता है डॉट का, ए डॉट बी, यहाँ आ जाओ ए बार, और ये बी क्या है, ए बार डॉट बी, और ये कौन सा गेट है, और का काम है ऐड करने का, तो ये बन गया ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, इसको बोलते हैं क्या, जॉर गेट, एक्सक्लूसिव और, क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, इस सिलेबस से हट गया, बट क्वेश्चन तो आसान, मतलब एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, उसका स्लोगन है दोनों में से कोई एक वन तो ही वन,
दोनों में से कोई एक वन तो ही वन, यानी कि कोई एक चालू रहेगा तो ही चालू, दोनों चालू तो भी बंद, दोनों बंद तो भी बंद। क्या है इसका स्लोगन? कोई एक वन तो ही वन, कोई एक वन तो ही वन। भले ही लिखा नहीं है पर क्वेश्चन में तो आ सकता है। और लिखते कैसे एक्सप्रेशन? ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। और स्लोगन क्या? अरे झापड़ खाओगे कोई एक वन तो ही वन। सामने तो झूठ बोल रहे, दोनों में से कोई एक वन तो ही वन। सिंपल है बिल्कुल। और इसका एक और बार भी लगा दे तो एक्सप्लोर हो जाए, यानी कि एक्सक्लूसिव नॉट। उसका स्लोगन इसका दस उल्टा होता है। ठीक है, एक भी जीरो, दोनों में कोई एक वन तो ही जीरो। जैसे कि एक एग्जांपल है, ठीक है, ये घर पे करिए। एसी की बात करें, एसी हमारी क्लास पे लगा हुआ है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग। डायरेक्ट करंट का सोर्स मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है आपको, और एसी सोर्स में वेरिएबल वोल्टेज देगा। एसी कैसा फंक्शन होता है? हार्मोनिक। और डीसी कैसा होता है? कांस्टेंट। क्या ये एसी है? हाँ, एक एसी। एसी का जनरल इक्वेशन क्या होगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। चलिए ना, ये एसी ऐसा ही हो, ट्रायंगुलर एसी भी हो सकता है। ये कहलाता है साइनोसॉइडल एसी। क्या कहलाता है? साइनोसॉइडल। तो इसमें एक होता है पीक वैल्यू, एक होता है एवरेज वैल्यू, एक होता है आरएमएस। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बेसिकली करंट का एम्पलीट्यूड जो भी होगा। तो एक पीक वैल्यू और एक एवरेज वैल्यू। यहाँ पे मैंने ना टाइम कैलकुलेशन कुछ लिखी हुई है, मतलब कहां से कहां जाने का टाइम कितना लगता है। क्या रिलेशन होता है आईआरएमएस में और पीक वैल्यू में? आईआरएमएस जो होता है, यानी कि आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर करंट जो होता है, दैट इज आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट बाई रूट टू होता है, या फिर इसको 0.707 आई नॉट। पीक टू पीक वैल्यू कितना होगा? पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक टू टू आई नॉट। पीक टू पीक होता है टू आई नॉट। एवरेज वैल्यू कितना होता है अगर हमारा करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है? अच्छा, एवरेज और आरएमएस कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। देखिए मेन तो यही है कि एवरेज और आरएमएस कैसे निकालते। अच्छा, मैं टाइम की बात कर रहा था उससे पहले, टाइम क्या पूछेगा मैं बताता हूँ। जीरो से आरएमएस का टाइम और आरएमएस से पीक का टाइम कितना हो। तो जीरो से आरएमएस का टाइम होता है कैपिटल टी बाई 8। कितना होता है? कैपिटल टी बाई 8। जीरो टू पीक होता है कैपिटल टी बाई 4। कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड या तो 2 पाई बाई ओमेगा से निकालो या 1 अपॉन एफ से निकालो। मैं समझे आपको? समझ गया ना? या तो यहां से निकालो। तो मैं क्या याद करना चाहता था, जीरो से अगर मुझे कहां जाना है पीक पर तो टी बाई 4। जीरो से आरएमएस जाना है, जीरो से कहां जाना है तो टी बाई 8। और आरएमएस से वापस पीक जाना है तो भी टी बाई 8। जीरो से पीक टी बाई 4, जीरो से आरएमएस टी बाई 8, आरएमएस से पीक टी बाई 8, पीक से जीरो टी बाई 4, पीक से पीक टी बाई 2। अरे यार, पीक से पीक टी बाई 2, पीक से जीरो टी बाई 4, पीक से आरएमएस टी बाई 8, आरएमएस से जीरो टी बाई 8। ऐसे याद रखना होगा टाइम कैलकुलेशन। ये एसी है, ट्रायंगुलर एसी। ये स्क्वायर एसी, ये एसी है कि एसी की मतलब एसी है कि डीसी है? इम्प्योर डीसी। ये इम्प्योर डीसी, ये एसी, ये एक बच्चा पढ़ा था पूरी डीसी, क्योंकि पूरी डीसी है ना ये। तो मैंने बोला ये क्या है, उन्होंने बोला आधी डीसी। प्योर और इम्प्योर। इक्वेशन ऑफ आई एंड वी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, देख सकते हैं। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वी बराबर वी नॉट साइन। आई नॉट को पीक वैल्यू बोलते हैं, वी नॉट को पीक वैल्यू बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, ये तो सबको पता है। पाई को क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट, ऐसा बोला जाता है। इंडिया की बात करें, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन। एसी सप्लाई,
कैसे सप्लाई, ऐसे सप्लाई आ रही है भारत में कितने पे, 224, ये आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। पीक वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 311, यानी कि हमारे घर में जो करंट या फिर सप्लाई आ रही है वो 311, 220 तक, यानी कि मैक्सिमम 311 है। ओमेगा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 314 रेडियन पर सेकंड, हमारे घर का सप्लाई। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ता है। जैसे कोई भी फंक्शन दिया है आपको fx, तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन fx dx अपॉन इंटीग्रेशन dx फ्रॉम x1 टू x2। लिसन, अगर आपको ग्राफ दिया है तो बहुत आसान होता है, और इक्वेशन दिया तो इंटीग्रेशन कर। ग्राफ का बात क्या होता है, अगर आपको ग्राफ दिया है ना तो आप क्या करो, एरिया निकाल लो और जितना भी डिफरेंस रहेगा टाइम का उससे डिवाइड करो। जैसे कि करंट का है तो एवरेज करंट हो जाएगा इंटीग्रेशन आई dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, या फिर सिंपल बात कहे तो एरिया अंडर IT कर्व अपॉन टाइम डिफरेंस, एरिया अंडर IT कर्व अपॉन टाइम डिफरेंस। वोल्टेज का होगा तो एरिया अंडर VT कर्व अपॉन टाइम डिफरेंस। ये एवरेज वोल्टेज के लिए। आरएमएस के लिए क्या करेंगे, आरएमएस का मीनिंग होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर्स का पहले क्या करना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन dt तो हो गया आई एवरेज, मतलब आई स्क्वायर एवरेज, और उसका क्या, तो इसमें कौन सा ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा, आई स्क्वायर टी का, तो एरिया अंडर आई स्क्वायर टी अपॉन टाइम डिफरेंस का रूट, बेसिकली नहीं समझे, वीआरएमएस हो जाएगा वी स्क्वायर एवरेज का मीन, रूट वी स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। स्टैंडर्ड ये है आई बराबर आई नॉट, इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, हवा में अगर पूरे साइकिल के लिए निकालोगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि पूरे साइकिल का एरिया कितना आएगा, जीरो, और हाफ साइकिल का आएगा 2/पाई, मतलब 2I0/पाई, यानी कि साइन का फुल साइकिल का एवरेज जीरो होता है और हाफ साइकिल का एवरेज होता है 2/पाई। साइन स्क्वायर का हाफ साइकिल लो या फुल साइकिल लो, एवरेज आता है 1/2। फिर से बोलेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो एवरेज आता है हाफ साइकिल या फुल साइकिल के लिए वो 1/2 आता है, क्योंकि साइन या कॉस का एवरेज कितना आता है, हाफ साइकिल के लिए तो आएगा 2/पाई और फुल साइकिल के लिए आता है जीरो। ऐसे याद रखना हो, ऐसे याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, तो आई एवरेज का एक फॉर्मूला देखो, कितना प्यारा सा फॉर्मूला है, एरिया अपॉन T2 माइनस T, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। और अगर आपको आरएमएस चाहिए तो आई स्क्वायर टी ग्राफ बनाओ, उसका एरिया अपॉन टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय, मतलब रूट लगा। तो ये सिर्फ वैसे प्रूव करने के लिए है, तो हाफ साइकिल का मैंने वैसे ही बता दिया क्या आता है, 2/पाई है, लिखा भी और भी चलता है। फुल साइकिल के लिए जीरो और हाफ साइकिल के लिए, आई स्क्वायर की बात करें, आई स्क्वायर का एवरेज मतलब साइन स्क्वायर का एवरेज कितना है, साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2, तो वही से आपका आई आरएमएस निकला। तो यहाँ पे मैंने आई आरएमएस निकाला था जो कि कितना आया, ट्रिक भी बता रखा है आपको, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अगर जीरो से टी करते हैं तो क्या आता है, 3/2। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एवरेज, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का फुल साइकिल पे, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का हाफ साइकिल। जो बोला है वो लिख रखा है, आपको चिंता नहीं करना है, और सर हम भूल जाएंगे सर, कोई बात नहीं, लिखा हुआ तो छप जाएगा। ये देखो एक क्वेश्चन था करके, इसमें निकालना था एवरेज फ्रॉम 0 to 2, एवरेज फ्रॉम 0 to 1, आरएमएस फ्रॉम हाफ साइकिल। 0 से 2, 0 से 2 का एरिया कितना आ जाएगा, जीरो, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे, इसका एवरेज जीरो है। 0 से 1, 0 से 1 का एरिया क्या जाएगा, दिस इनटू दिस, यानी कि 1 into 5 डिवाइडेड बाय 1, 5। आरएमएस निकालना है, हाफ साइकिल आरएमएस के लिए पहले आपको VT ग्राफ दिया है तो पहले V स्क्वायर T ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो मैंने V स्क्वायर T ग्राफ बनाया, नीचे वाला भी ऊपर वाला का पहले 25 आ गया था, और ये तो 25 जब कांस्टेंट है, कोई चीज अगर कांस्टेंट होती है तो उसका एवरेज भी वही है, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 25, और हमको तो आरएमएस चाहिए, यानी कि स्क्वायर के एवरेज का मीन, स्क्वायर के एवरेज का मीन चाहिए, कितना आएगा,
अरे भाई हाँ, ये क्वेश्चन आ, इसमें क्या बोला था कि हाफ साइकिल का एवरेज निकालो, क्या करो, हाफ साइकिल का एवरेज निकालो। तो कैसे करेंगे हाफ साइकिल, पूरे हाफ साइकिल में वोल्टेज कितना दिया है, वी नॉट, तो पूरे हाफ साइकिल का एवरेज भी वी नॉट ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज भी वही आता है, मीन भी वही आता है, आरएमएस भी वही आता है। लेकिन फुल साइकिल की बात करें तो क्या आएगा आंसर, जीरो। फुल साइकिल का क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी, टू साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4, क्या पूछ रहा है ये, एवरेज, पूरे साइकिल का एवरेज बताओ। तो फिर इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ा। हाँ, इसमें क्या बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, मैंने भी किया गड़बड़, क्या गड़बड़ आपको नहीं करना, आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना। जितने भी मैंने आपको आंसर बताए ना, वो साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के लिए बताया, यस और नो, इसके लिए नहीं। जैसे कोई बोले यार इसका एवरेज कितना आएगा हाफ साइकिल का, तो तुम 2/पाई मत लिखना, क्योंकि 2/पाई लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। फुल साइकिल का तो ठीक है, जीरो आ जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे रहेगा, दैट इज श्योर। पर हाफ साइकिल का इसका जीरो आएगा कि नहीं ये पता, या 2/पाई आएगा कि नहीं ये नहीं पता, तो इसका भी ऐसे ही पूछ सकते हैं हाफ साइकिल में कितना आएगा। तो आप डायरेक्ट 2/0/पाई मत करना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहले टाइम पीरियड निकालो कितना आता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2/पाई, यानी कि 2/पाई, पाई से पाई कर दिया, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, तो पूरे टाइम पीरियड के लिए तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाफ साइकिल मतलब कहां से कहां, जीरो से वन, और जीरो से वन का आप देख सकते हैं आना ये चाहिए था, पर ऐसा नहीं आया, देखो वो क्या आना चाहिए था, 4√2/पाई, बट क्या आंसर है, बिकॉज ऑफ दैट एडिशनल पाई। अच्छा, इसका ग्राफ बनाना आता तो बहुत ही बेस्ट, आता है क्या इसका ग्राफ बनाना आपको, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/4 का, नहीं आता, तो फिर आप इंटीग्रेशन ही, इंटीग्रेशन में जाएगा आपको। ये भाई देखो, इसमें क्या पूछा उसने, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, बी स्क्वायर का, तो ये तो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर, है ना, और वी नॉट स्क्वायर ये तो जीरो ही रहेगा, तो वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा आपका ऊपर का वैल्यू। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो होगा टी बाई टू है, टी/4 है, अच्छा टी/4 है ना, टी/4 इंटू वी नॉट स्क्वायर आया, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम तो डी, तो ये वही किया वी नॉट स्क्वायर इंटू टी/4 अपॉन टी का वी नॉट, एवरीथिंग नीड टू बी वेरी क्लियर, तब होगा ये, नहीं तो नहीं। स्पेशल पॉइंट, ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, आई इज इक्वल टू आई1 साइन ओमेगा टी, आई2 cos ओमेगा टी, ठीक है, तो आई आर एस क्या आ जाएगा, रूट आई1 स्क्वायर प्लस आई2 स्क्वायर ओवर टी। इफ आई इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 साइन ओमेगा टी, तो क्या आता है, आई1 स्क्वायर प्लस आई2 स्क्वायर बाई, जैसे कि एक एग्जांपल है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4, इसका आई आर एम एस क्या आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इफेक्टिव वैल्यू पूछा था आपने तो पढ़ा है, हमने तो आरएमएस पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है, इफेक्टिव वैल्यू तो पढ़ा है नहीं, तो क्या है इफेक्टिव वैल्यू मतलब आरएमएस, आरएमएस ही यहाँ पर इफेक्टिव वैल्यू कहलाता है। क्या आ जाएगा बेटा, √3² / 2 प्लस 4²। एक एग्जांपल और, ऐसे वाले क्वेश्चन तो शायद आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बन जाए, ठीक है। इसका फेस कितना है 100πt, उसका कितना है 100πt प्लस 120, ये भी 2 है, ये भी क्या है 2, अरे भाई a1 बराबर a2 है, और एंगल कितना है 120, तो आंसर भी ए ही आएगा, यानी कि आंसर भी एम्पलीट्यूड कितना आएगा 2, और उसने आपसे एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है, उसने रमेश वैल्यू पूछा, तो एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2 कर देंगे तो आ जाएगा। तो ऐसे पहले कभी कभी दिया जाए और फिर आपसे पूछा आरएमएस वैल्यू निकालो, तो पहले आप आरएमएस वैल्यू निकालने से पहले पीक वैल्यू निकालो, और फिर उसको सिंपली किससे डिवाइड कर देना, √2 से, तो वैसे भी आंसर आप ला सकते हैं। ऑनलाइन बच्चे मेरे साथ है कि नहीं, कि सो गए, ऑनलाइन बच्चे आर यू देयर, हम सब भेजो मुझे। चलो आगे।
ये घर से कर लेना हो जाएगा। आरएमएस का जरूरत क्यों पड़ा? व्हाई डू वी नीड आरएमएस वैल्यू? तो जैसे आप पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है पावर का? आई स्क्वायर आर। तो डीसी के लिए तो बहुत आसान, आई स्क्वायर आर। लेकिन एसी का पावर निकालना है तो आई आरएमएस स्क्वायर। जैसे पावर का एक फॉर्मूला और होता है, या हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, बट एसी में हो जाएगा आई आरएमएस स्क्वायर आर। जैसे पावर का एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, बट एसी का पावर निकालना तो वी आरएमएस स्क्वायर, ऐसे करना। इसलिए आरएमएस का जरूरत नहीं। डीसी मेजरिंग डिवाइसेस, एसी मेजरिंग डिवाइसेस आप घर में पढ़ लीजिएगा थ्योरी पर। एसी सर्किट में प्योर रजिस्टर, ये जल्दी नहीं करेंगे हम लोग। प्योर रजिस्टर अगर एसी से कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता और मैक्सिमम पावर आउटपुट आता है। वोल्टेज जिधर है उधर ही करंट रहता है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहता। और बी होता है आई आर के बराबर, या आई आरएमएस क्या हो जाएगा? वी आरएमएस अपॉन आर। इसकी बात है प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। उसके बाद कौन सा सर्किट आएगा? प्योर कैपेसिटर। यानी कि अगर कैपेसिटर को एसी के साथ कनेक्ट करें तो क्या होता है? उस केस में करंट आगे, कौन आगे होती है? यानी कि कैपेसिटर में करंट आगे। कैसे याद रखना है? कैपेसिटर में सी आता है, सी बोले तो करंट, यानी कि करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे रहती है। और इसमें करंट का फॉर्मूला आता है हमारा V बाई XC। क्या आता है? V बाई XC। और XC को क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और उसका फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन ओमेगा C या 1 अपॉन 2 पाई FC। ग्राफ याद है इसका? हाँ, ये तो कितनी बार आया है, राइट? आज आया था कि नहीं आता है ग्राफ? अपन ने डिस्कस किया था ना मॉर्निंग में, याद है? अलग से था, अलग से था क्या? अच्छा, सब मिक्स थे। तो सही किया कि गलत? नहीं आया, कैसे नहीं आया? जब एक्सी का ग्राफ ये था तो दोनों था, एक्सेल का स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, रेजिस्टेंस का तो कांस्टेंट आ जाएगा। अरे रेजिस्टेंस तो ऐसा है, इसके लिए एसी और डीसी एक जैसे होते हैं। रेजिस्टर को कुछ फर्क पड़ता नहीं है कि एसी है कि डीसी है, फ्रीक्वेंसी कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टर के लिए। तो रेजिस्टर कांस्टेंट आ जाएगा, एक्सी ऐसा आ जाएगा, एक्सएल ऐसा था। नहीं किया सही? आसान। 1 अपॉन ओमेगा सी 1 अपॉन 2 पाई एफ। देखो कैपेसिटर की एक खास बात होती है, उसका फेजर डायग्राम देखते तो करंट आगे आता है, वोल्टेज बेचारा पीछे जाता है, वोल्टेज पाई बाय 2 से पीछे रह जाता है, ठीक है। और V बराबर आई आर की जगह आई एक्सी, तो आई हो जाएगा V बाई एक्सी, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? इसमें पावर नहीं आता है, प्योर कैपेसिटर में कोई पावर जनरेट नहीं होती, ठीक है, जीरो पावर आता है क्योंकि पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, तो कुछ आता नहीं। कैपेसिटर प्रोड्यूसेस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी, क्योंकि डीसी का फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, फ्रीक्वेंसी को जीरो डालो तो इनफाइनाइट। तो जो है रजिस्टर, सॉरी कैपेसिटर डीसी को जाने नहीं, अब बोला जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। और ऐसे कौन किसको बोल रहा है? तो एक एनिमेशन बना सकते हैं, कैपेसिटर है और उधर से डीसी आ रहा है, फिर वो कर जाने नहीं देंगे तुझे, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। वायरल हो जाएगा इंस्टाग्राम पे कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। और कैपेसिटर की खास बात क्या है? अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया ना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो एक्सी, और फ्रीक्वेंसी को कम किया तो एक्सी बढ़ेगी। एक्सी रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, इसका यूनिट भी ओम आता है। प्योर इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर भी एकदम कैसा है? कैपेसिटर की तरह ही है, उसमें भी जो है पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आता है, इसमें भी पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस, पर इसमें कौन आगे होता है? वोल्टेज। वोल्टेज पाई बाई 2 से आगे होता है, यस और नो? और इसमें एक्सी की जगह क्या आ जाता है? एक्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसका फार्मूला क्या होता है? ओमेगा एन, यानी कि 2 पाई एफ है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एफ के, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटाने पर, तो हायर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट इंडक्टिव होता है। क्या बोला सर? हायर फ्रीक्वेंसीज पे सर्किट कैसा होता है? इंडक्टिव, और लोअर फ्रीक्वेंसीज पे सर्किट कैसा होता है? कैपेसिटिव होता है। ये ध्यान रखना है आपको। और एक समय ऐसा भी आता है कि न तो कैपेसिटिव, मतलब न तो इंडक्टिव ना वो रेजिस्टिव होता है, उसको रेजोनेंस कहते हैं।
एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट कैसा हो जाता है, रेजोनेंस वाला बन जाता है, यानी कि रेजिस्टिव हो जाता है। उस कंडीशन में ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट होता है, याद है आपको, 1/√LC के बराबर। इंडक्टर क्या करता है ना, डीसी के लिए कोई भी, डीसी के लिए फ्लैट हो जाता है, यानी कि इंडक्टर प्रोड्यूसेस जीरो रेजिस्टेंस फॉर दिस। इंडक्टर जलेबी जैसा बनाया और डीसी सर्किट लगा तो फ्लैट हो जाएगा, कुछ परेशानी नहीं है। फेजर डायग्राम बहुत आसान है। करंट तो तीन चीज आती है एक्चुअली, वीएल वीसी वीआर, वीएल वीसी वीआर, वीएल वीसी वीआर। वीएल तो आई के साथ 90 डिग्री से आगे रहता है, वीसी आई के साथ 90 डिग्री से पीछे रहता है, और वीआर तो आई के साथ ही रहता है। ठीक है, सीरीज आरएल सर्किट में क्या होगा, वीआर भी होगा और वीएल भी होगा, बट वीआर और वीएल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ओवरऑल वोल्टेज क्या हो जाएगा बैटरी का, रूट वीएल स्क्वायर प्लस, है ना, और नेट आपका इंपिडेंस हो जाएगा। तो जिधर आपका वीआर है उधर ही आपका आर है, और जिधर आपका वीएल है उधर ही आपका एक्सएल है। तो जेड मतलब आर और एक्सएल के बीच का एंगल कितना होगा, 90। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स। इसको क्या बोलते हैं, इंपेडेंस। तो यहाँ पे आई को V बाई आर भी नहीं लिखते, V बाई एक्सएल भी नहीं लिखते, V बाई जेड लिखते, यानी कि यहाँ पे करंट को क्या लिखा जाएगा, V बाई जेड, V बाई जेड, और जेड का फॉर्मूला, और कितना, अच्छा इसमें कौन है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। जहीं भी रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस तो कुछ छेड़ता नहीं है आई और वी आर को, बट इंडक्टर क्या करता है, वोल्टेज को आगे लेने का कोशिश करता है। तो वोल्टेज इसमें आगे आता है करंट, बट पाई बाई 2 से नहीं। उसका फॉर्मूला क्या है, 10 पाई इज इक्वल टू वीएल बाई वी आर या एक्सएस। यानी कि इसका फेजर डायग्राम बनाने का कोशिश करें एक लाइन में, इधर होगा आपका करंट और इधर होगा आपका V, और ये होगा आपका पाई या थीटा, थीटा से लेना। तो tan थीटा का फॉर्मूला या तो VL बाई VR या यानी कि ओमेगा थीटा होता है, इसमें थीटा से आगे होता है पाई बाई 2 से। ये ध्यान रखना, करंट आप निकाल सकते हैं V बाई Z। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर बार करंट का फॉर्मूला V बाई R लेते हैं। अरे वो सिर्फ प्योर रेजिस्टिव के लिए, इंडक्टिव रहा तो V बाई XL, कैपेसिटिव रहा तो V बाई XC, RC सर्किट रहा तो V बाई Z, RL सर्किट रहा तो भी V बाई Z, RLC सर्किट रहा तो भी V बाई Z। RC में और RL में सिर्फ क्या फर्क रहेगा, RL में वोल्टेज आगे होता था, है ना, तो इसमें कौन आगे होगा, करंट। वोल्टेज कहाँ रह जाएगा बेचारा, पीछे। उसमें tan थीटा क्या होता था, VL बाई VR, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा VC बाई, उसमें Z क्या होता था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, उसमें जेड क्या हो जाएगा, मतलब दो दो चार चार पॉइंट भी याद होगा तो काम, ठीक है, दो दो चार चार पॉइंट से काम बन जाता है। उसमें टोटल वोल्टेज क्या होता था, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस सर्किट का नाम होता है आरएलसी सीरीज। क्या बोलते हैं, आरएलसी। आरएलसी सीरीज को ऐसे समझ लो, ये रहा आपका वी आर, ये वी एल, ये वी सी। तो VL और VC के बीच का फेज डिफरेंस कितना आ गया, 180। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, VL माइनस VC, VL माइनस VC और VR कितना हो जाएगा 90 डिग्री पर। तो ओवरऑल वोल्टेज क्या आ जाएगा, और tan थीटा क्या आ जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि VL बड़ा है कि VC बड़ा है। तो VL और VC में पता लगेगा XL और XC। ध्यान देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर XL XC से बड़ा है तो सर्किट इंडक्टिव होगा, और अगर XC XL से बड़ा है तो सर्किट कैपेसिटिव होगा। फिर से दोहराता हूं, अगर XL XC से बड़ा है तो सर्किट, और XC XL से बड़ा है कैपेसिटी। सर्किट इंडक्टिव होता है तो वोल्टेज आगे करंट पीछे, और सर्किट अगर कैपेसिटिव होता है तो करंट आगे वोल्टेज पीछे। समझ रहे हैं, tan थीटा का फॉर्मूला तो पता है आपको, VL माइनस VC अपॉन VR।
एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। जेड का फॉर्मूला ही पता है आपको, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। लेकिन कौन आगे कौन पीछे ये भी बताओ। अब हायर फ्रीक्वेंसी पे जो होता है हायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एक्सएल बड़ा होता है एक्सी, तो इंडक्टिव होगा, है ना, तो वोल्टेज आगे रहेगा करंट से। लो फ्रीक्वेंसीज पर क्या होगा, कैपेसिटी होगा, तो वीसी बड़ा रहेगा किससे, वीएल से। सही बात है ये। कौन किससे आगे रहेगा, करंट आगे रहेगा वोल्टेज से। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब यानी कि आई और वी सेम डायरेक्शन में यानी कि सेम फेज में होते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, वीएल बराबर वीसी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये मैंने लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। एलसी, एलसी की बात करें, एलसी को लगाएंगे तो एलसी में तो क्या होता है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है बीएल और बीसी में, तो टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा आपका बीएल बाय, और इंपेडेंस आ जाएगा एक्सएल माइनस। और अगर रेजोनेंस हुआ तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, तो जेड क्या हो जाएगा 0। और इसमें जो है देखो एल में भी पाई बाई 2 होता है बी और आई के बीच का डिफरेंस, सी में भी पाई बाई 2 होता है बी और आई के बीच का डिफरेंस, तो दोनों को भी मिला देंगे तो भी बी और आई के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, पाई बाई 2 ही रहेगा। यानी कि इस केस में भी कोई भी करंट नहीं आता। किस किस केस में कोई पावर नहीं आता वो सुन। प्योर कैपेसिटी में कोई पावर नहीं आता, प्योर इंडक्टिव में भी कोई भी पावर नहीं आता, और सीरीज आरएल में भी कोई भी पावर नहीं आता। पावर कब आएगा, जब आर आएगा। जब तक आर नहीं है तब तक पावर नहीं आएगा। आरएल में आएगा क्या पावर, हाँ। आरसी में आएगा क्या, हाँ। आरएलसी में भी आएगा क्या, हाँ। ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है। When a 10 volt supply is volt is applied DC on a coil, coil का मतलब सीरीज आरएल सर्किट। कॉइल जो होती है ना उसमें वायर भी है, वाइंडिंग्स भी है, इसका मतलब आर भी है और एल भी है, दोनों रहते हैं उसमें, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस। So current flowing 2.5 ampere when 10 volt AC is applied at 50 hertz, current reduces to 2 ampere. Find resistance and inductance of the बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड एग्जांपल। सुनना ध्यान से, क्या हुआ है जब मैंने आरएल सर्किट को डीसी से कनेक्ट किया, किससे, तो इंडक्टर प्लेट हो जाता, यानी कि एल का कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, यानी कि डीसी के साथ में ये सर्किट ऐसा, तो करंट क्या आ जाएगा सिर्फ 10 बाई आर, यस और नो। और वो कितना दिया है करंट आपको 2.5, तो 2.5 इज इक्वल टू 10 बाई आर व्हाटएवर, तो ऐसे आर निकाला कितना आया 4, यानी कि आर आ गया 4। अब अगर एसी के साथ लगाया तो एसी के साथ तो इंपेडेंस काम आएगा जेड, और जेड का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो अब करंट हो जाएगा v अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जो कि कितना है 2, वैसे एक्सएल लिखा, कितना एक्सएल 3, और एक्सएल को क्या लिखा ओमेगा इनटू एल, क्या लिखा ओमेगा इनटू एल, ये समझिए 2 पाई एफ एल ओमेगा, एल भी आ गया आर भी, स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या है, ये कर सकते क्या, ये क्या है आर, ये क्या है एल नहीं एक्सएल, यूनिट क्या दिया है ओ, ये क्या है एक्सी, एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है, तो ये इंडक्टिव सर्किट होगा, है ना। और फॉर्मूला क्या आएगा जेड का, वोल्टेज दिया हुआ तो अपने आप करंट आ जाए, ठीक है, आई आ जाएगा। हाँ ये छोड़ दो, क्वेश्चन दिया ये करते हैं। देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज लगाया आपने, देखो यहाँ पर एक ही वैल्यू लिखा है, समझ जाने का कि वो आरएमएस, when only one value is written it is always RMS। और अगर इक्वेशन लिखा है 20 साइन ओमेगा टी, तो ये 20 पीक वैल्यू क्या है 3, सिर्फ एक वैल्यू लिखे मतलब RMS। ये कितना हो गया 30, ये कितना है 25, ये भी कितना है, यानी कि एक्सएल बराबर एक्सी है कि नहीं, रेजोनेंस है कि नहीं, रेजोनेंस है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो इनका टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा, तो इस वोल्टमीटर का रीडिंग क्या आएगा 0, और कैपेसिटर सॉरी सिर्फ रेजिस्टर बचेगा, तो करंट कितना आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज R।
और तो रेजोनेंस जब आता है तो वी आर इसके बराबर, बिकॉज वी का फॉर्मूला है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। रेजोनेंस में वी एल बराबर वी सी। एवरेज पावर का फॉर्मूला और पावर फैक्टर का फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ऐसे दिया है, करंट दिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज दिया है वी नॉट साइन ओमेगा टी सीधा, तो एवरेज पावर के ये चार फॉर्मूले आप जरूर याद रखें, जरूर याद रखें, जरूर याद रखें। कुछ भी हो जाए जरूर याद रखें, चारों फॉर्मूले इधर ही रखने हैं। बोलो साहब, पहला एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को पावर फैक्टर भी कहते हैं। इस कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। पी एवरेज का एक और फॉर्मूला क्या? और एवरेज पावर का एक और फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला, और आईआरएमएस का फॉर्मूला होता है बी आरएमएस अपॉन जेड। ये ध्यान रखना, आर नहीं, आईआरएमएस का फॉर्मूला बी आरएमएस अपॉन जेड। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो tan थीटा होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, जेड हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आर बाई जेड। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, या सिंपली क्या लिखो? कॉस थीटा। पावर फैक्टर प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव और एलसी सर्किट के लिए तो ये पावर जीरो है, क्योंकि उसमें थीटा कितना डिग्री आता है? पाई बाई टू। जैसे ही थीटा पाई बाई टू, थीटा मतलब क्या? फेज डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज होता है। फिर ये मैंने पूरा ऐसी ब्रीफ में लिख दिया, आप इसको घर पे जाके देखिएगा कैसे फेजर डायग्राम है, कितना फेज डिफरेंस है, कितना एवरेज पावर है, फलाना ढिमकाना जो भी कवर कर। फिर ये स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया गया था 3 sin ओमेगा t माइनस 5/4 4 sin ओमेगा t प्लस 5। बताओ कितना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच? पाई बाई 2 का तो पावर 0 है। अरे नहीं समझे? अरे cos पाई बाई 2 है ना। आई आरएमएस दिया है, वी आरएमएस दिया है, फेज डिफरेंस पाई बाई 4 है, हम इसको निकाल सकते हैं। क्या कौन सा फार्मूला? वी आरएमएस आई आरएमएस cos थीटा। वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट ऐसी करंट होती है जिसकी वजह से क्या नहीं आता? जिसकी वजह से पावर नहीं आता। पावर सिर्फ उसी करंट की वजह से आता है जो वोल्टेज के साथ होती है। वोल्टेज के साथ साथ चलने वाली करंट से पावर आता है, वोल्टेज के परपेंडिकुलर चलने वाली करंट से पावर नहीं आता। जो बच्चे मनीष सर की बात मानते हैं, जैसे मनीष सर बोलते हैं वैसे करते हैं, उनका एक रिजल्ट रिजल्ट आता है, और उनके परपेंडिकुलर चलने, मनीष सर की बात में परपेंडिकुलर चलने वाला रिजल्ट नहीं आता। ये ध्यान रखना। तो वैसा यहाँ पर है, जो करंट किसके साथ है, जो करंट किसके साथ है? वोल्टेज के साथ। जैसे करंट और वोल्टेज में कितना डिफरेंस माना? थीटा। तो करंट के दो कंपोनेंट हो गए, आई cos थीटा और, तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? आई cos थीटा अच्छा है, क्योंकि वो किसके साथ जा रहा है? वही पावर जनरेट करेगा। कौन नहीं करेगा? करंट मतलब पावर जनरेट। और इसी को आई sin थीटा को बोलते हैं क्या? वॉटलेस करंट। आई, तो आई वॉटलेस क्या आ गया? आई sin थीटा। आई का फॉर्मूला क्या डाला? और sin थीटा डाल दिया xl माइनस xc बाई z। ठीक है, पूछता नहीं कोई इतना, बट पता होना। मैक्सिमम पावर आउटपुट पता है कब आएगा? रेजोनेंस। जब क्या होगा? मैक्सिमम पावर आउटपुट तब आता है जब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस में 6-7 चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 6-7 चीजें क्या क्या होती है रेजोनेंस पर। यस मिस्टर गौली, क्या क्या होता है? सबसे पहला चीज, पावर क्या हो जाती है? मैक्सिमम। करंट भी क्या हो जाती है? मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है बी आरएमएस बाई एम, और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है बी आरएमएस स्क्वायर बाई आर। दूसरा, एक्सएल बराबर क्या हो जाता है? तीसरा, ओमेगा क्या हो जाता है? 1/रूट। चौथा, पावर फैक्टर कितना हो जाता है? 1। पांचवा, जेड किसके बराबर हो जाता है? आर। जेड मिनिमम होता है आर के बराबर। छठा, छठा क्या? प्योर रेजिस्टिव हो जाता है सर्किट। सातवां, VL बराबर क्या हो जाता है? VC। आठवां, VR बराबर V हो जाता है। समझे? 8 चीजें तो मैंने ये बता दी आपको। पावर फैक्टर बार हो गया, ये हो। हाँ, नवा,
फेजर डायग्राम ऐसा हो जाता है, फेजर डायग्राम ऐसा हो जाता है, यानी कि फेज डिफरेंस कितना हो जाता है, जीरो। फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है, और क्या बचेगा। ये चीजें रेजोनेंस में होती है, आपको याद रखना चाहिए। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम करंट, फलाना ढिमकाना। क्लियर है। ये क्लियर होना चाहिए। एक ग्राफ तो आपको पता है सर। तो देखो फ्रीक्वेंसी और पावर आउटपुट का ग्राफ बनाया गया है, फ्रीक्वेंसी और पावर का ग्राफ। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए पावर आउटपुट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 1/2 पाई रूट LC। और एक होता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो होता है 1/√LC। फॉर्मूला जरूर से याद, ठीक है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम पावर के हाफ पावर पे भी दो फ्रीक्वेंसीज आती है, एक F1 और एक, तो जो इधर होता है, इधर ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है लोअर साइड बैंड, और F2 क्या कहलाता है, अपर साइड बैंड। और ये जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं बैंड वेव। क्या बोलते हैं, F2 माइनस F1। पावर का मैक्सिमम पावर की आधे पावर के करस्पॉन्डिंग, या मैक्सिमम करंट के 1/√2 पावर करंट के करस्पॉन्डिंग दो फ्रीक्वेंसीज और मिल जाती है, F1 और F2। इनका डिफरेंस कहलाता है क्या, बैंड वेव। F2 माइनस F0। अगर आपका फ्रीक्वेंसी F0 से कम है, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो सर्किट कैपेसिटी, और हायर फ्रीक्वेंसी है तो सर्किट, यानी कि इस रीजन में अगर आप गए तो सर्किट विल बी इंडक्टिव, और इस रीजन में गए तो, और अगर एग्जैक्टली यहाँ पर है तो रेजिस्टिव, तो रेजिस्टिव सर्किट होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो इंडक्टिव सर्किट, और ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है तो कैपेसिटिव सर्किट होगा। ये जेड का ग्राफ है, पावर की 10 उल्टा है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जेड मिनिमम होता है। क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ का फॉर्मूला आया क्या इसमें, आ गया। क्वालिटी फैक्टर और दैट इज क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए, क्या है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, तो डेल्टा सॉरी एफ नॉट अपॉन डेल्टा, या फिर ये तीन को, दिस 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 1/r√, ये डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला होता है r, इसको बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ, एंगुलर बैंडविड्थ। और अगर सिर्फ डेल्टा एफ चाहिए तो r/2 है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे डाला क्वालिटी फैक्टर में, तो आया 1/r√L/C, और ये आ गया L/r। XL/r भी लिख सकते हैं, XC/r। क्वालिटी फैक्टर हाई क्वालिटी के लिए जो है R कम होना चाहिए, L ज्यादा होना चाहिए, C कम होना चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से। L ज्यादा, R कम, C कम, तो क्वालिटी ज्यादा मिलेगी। ये हो गया चैप्टर खत्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को EMW भी कहते हैं। बेसिक वेव के बारे में बार बार चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एक दिन पहले वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था, तो उसमें वेव की चर्चा किया था कि क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एक छोटा सा चर्चा इसमें करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला सी का फॉर्मूला, सी, अरे वो तो वैल्यू है, सी का फॉर्मूला होता है 1/√, एयर में, एयर या वैक्यूम। मीडियम की बात करेंगे तो हो जाएगा C/N, यानी कि C/N का मतलब होता है √μr, या फिर 1/√μr। हो सकता है ये चीजें आपके लिए नहीं, बाकी चीजें तो पुरानी है, कोई बड़ी बात नहीं। इक्वेशन ऑफ वेव आपको पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, किधर जा रही है वेव, एम्पलीट्यूड क्या है, इंटेंसिटी क्या है, वो सब आपको पता है। ये चीजें जरूर आपको, ठीक है, पूछता है कभी कभी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और तीनों कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वो v किसके बराबर होता है, E/E0 बाई, हाँ होता है कि नहीं होता है ना। तो एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक होता है
वैक्यूम में चल रही है तो डायरेक्ट सी लिख देंगे, कोई इशू। याद रखेंगे फॉर्मूला कि भूल जाएंगे, याद रखना पड़ेगा। सी को आप एफ लगा देंगे, सी को आप एफ लगा देंगे, वेव वेलोसिटी। छोटी छोटी चीजें हैं, बस याद रखना। ट्रांसवर्स वेव है, लाइट है, दो तरह की वेव होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस, है ना। यस, फॉर एग्जांपल ये चंपू क्वेश्चन याद रहेगा, ए निकालो, ओमेगा निकालो, फलाना निकालो, ढिमका निकालो, कर लेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन अपन ने वेव में किए, याद है। ये मैंने बता दिया आपको। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ रिंग्स, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आप डाल सकते हैं इनका, मीडियम में हो जाता है ऐसा ऐसा ऐसा। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर रहेगा तो म्यू आर को 1, और नॉन इलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन को 1। हवा है, हवा का म्यू आर और एप्सिलॉन आर दोनों 1 है, क्योंकि हवा को न तो आप इलेक्ट्रिकली पोलराइज कर सकते हैं न ही मैग्नेटिकली पोलराइज कर सकते, ठीक है, इसलिए उसका दोनों 1 है। लेकिन अभी जैसे मान लो लोहा है, आयन, तो आयन का कुछ एप्सिलॉन आर भी होगा और कुछ म्यू आर भी होगा। लेकिन अगर कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि खास करके डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का ऑलमोस्ट म्यू आर जो है 1 है, पर उनका एप्सिलॉन आर कुछ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कोई बड़ी बात नहीं है, कहां से चालू होता है, इन सबका स्पीड 3 into 10 to the power 8। हवा में सबका स्पीड सेम होता है। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि विजिबल का स्पीड ज्यादा है कि एक्सरे का स्पीड ज्यादा है, बच्चों ने लिख दिया एक्सरे का ज्यादा है कल ही निकाल के लेके आया था। अरे भाई एक्सरे का और विजिबल का स्पीड सेम आएगा, कितना आएगा, 3 into 10। एक खतरनाक चीज लिखा है यहाँ पर, एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा इनके एप्लीकेशंस, ये कहाँ यूज होते हैं और कैसे होता है। बिग जोर का पता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का, सबसे कम वेवलेंथ किसका है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये भी पता है क्या आपको, E क्रॉस B पर, याद है, ये डायरेक्शन निकालने के काम आता है, पता है ना। और ये वाला फॉर्मूला जरूर काम लें, E नॉट बाय B नॉट 1/रूट Q नॉट ऐसा, बिकॉज़ वो क्या करेगा, वेलोसिटी दे देगा, E नॉट दे देगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, V। वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, ओमेगा बाई k से, ओमेगा बाई k से आपका वेलोसिटी आ जाएगा, फिर वहां से वेलोसिटी यहां डालेंगे, E दिया होगा, V निकाल लेना और डायरेक्शन की लेगी। यानी कि इस चैप्टर में 90% चांस यही होता है, E देगा और B पूछेगा, या B देगा E पूछेगा, या E और B दोनों देके B पूछेगा, E पूछता है, तो आपको इस गोले से निकाल लेना। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया गया है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, E दिया है, अब E थोड़ी दिया है इसको तू E बोलता है क्या, मुझे तो B लग रहा है। B दिया है, कौन सी डायरेक्शन में है ये, Y, मतलब Y एक्सिस के अलाउ है B। ये है B नॉट साइन ओमेगा, सॉरी K प्लस ओमेगा, तो B निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। हमको क्या पूछा है बेटा उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको पता है B बराबर E बाई B, E विल बी B into B, तो सिर्फ B को B से मल्टीप्लाई, V मैंने निकाल लिया, कितना आया 3 into, हर बार 3 into 10 to the power 8 नहीं आएगा, क्योंकि अगर और कोई मीडियम होगा तो कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किया, कितना आया 60, और डायरेक्शन निकालना है मुझे। अच्छा ये वेव किधर जा रही है, ये वेव माइनस एक्स, यानी कि वेलोसिटी माइनस एक्स में, वेलोसिटी हो गई माइनस एक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, इधर, और आपको E निकालना है, E निकालना है तो B क्रॉस V, और B क्रॉस V प्लस के, क्यों लिखता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है,
एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई बाई डी टी, ये किसकी वजह से आता है? देखो, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट आता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट आता है उसको बोलते हैं एडी करंट। समझ गए क्या? एडी करंट किसकी वजह से आता है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आता है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। समझ गए ना? तो फिर यहाँ पर मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन आप जरूर से याद रखें। E dot dl is q in upon epsilon naught. E dot dl is minus d pi m. Pi m का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। B dot dl तो हमेशा जीरो, और B dot del l म्यू नॉट IC। IC को बोलते हैं कंडक्शन करंट, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट में यहाँ पे d pi e आ रहा है, और E का मतलब इलेक्ट्रिक, और यहाँ पर M का मतलब मैग्नेटिक। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो प्रकार की एनर्जी डेंसिटी है। एक तो कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये होती है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूं, एवरेज की, और हाँ ये भी है जरूरी, मैग्नेटिक बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक, यानी कि रेशियो पूछता है वहां, क्या बोलता है कितना टक्का बटा हुआ है? 50% इलेक्ट्रिक, 50% मैग्नेटिक। एवरेज वैल्यू क्या आ जाती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ई नहीं, ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, या फिर बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। क्योंकि देखो यहाँ पे बॉक्सेस बंद किए गए, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ये। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और आरएमएस के टर्म्स में देखो एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर, ई आरएमएस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यानी कि उसने पीक वैल्यू दी है तो ये यूज करेंगे, और सिर्फ वैल्यू दी है तो ये यूज करेंगे। नहीं समझा? जैसे मैं बोलूं एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला, तो ये यूज कर, और फिर बोले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 10 टेस्ला, तो ये यूज कर। नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना? गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल, क्योंकि सीख रहे हैं तो फिर पक्का सीखे ना। पावर, पावर, पावर के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इनटू ए इनटू सी। ये एरिया है, ये क्या है? एरिया। जान दो, ये भी भूल जाओ, सिर्फ इंटेंसिटी याद रखो। फिर क्या याद रखो? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, या बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट सी। सी क्या है? कभी कभी हो सकता है सी की जगह बी आ जाए। सी तो केवल कब आता है? जब आपकी वेव किसमें चल रही है? एयर में। किसी और मीडियम में चलेगी तो फिर वो बी आता है, सी अपॉन रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, या फिर ओमेगा बाई पी डायरेक्ट। याद रहेगा क्या बेटा कि भूल जाओगे? ई नॉट के टर्म्स में भी पता हो, रमेश के टर्म्स में भी पता। फिर आता है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट की बात करें, एक बार पूछा था पॉइंटिंग वेक्टर का डायमेंशन बताओ, तो बिल्कुल इंटेंसिटी की तरह याद, वेट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का डायमेंशन याद है? m1t-3 याद है? m1t-3 इंटेंसिटी का kg पर सेकंड क्यूब ऐसा होता है कुछ तो। तो ये हो गया वेट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी फ्लो थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम। लास्ट एग्जांपल, जो कि एक स्टैंडर्ड एग्जांपल, ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है। ये बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन होता है ईएमडब्ल्यू का। इसमें क्या बोलता है? an LED of power this much power is there, find out maximum electric field at a distance of 5 meter। अब बच्चा ढूंढता है k q by r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उसको यही याद रहता है बेचारे को, क्या वो क्यों ढूंढता रहता है, और क्यों उसको मिलता ही नहीं? क्योंकि क्वेश्चन वहां से ही नहीं। तो यही वही लिखा, देखो क्या लिखा है? an LED of power is on, find and at a distance of। तो इसमें होता क्या है? इंटेंसिटी निकालना पड़ता है, और इनको पॉइंट सोर्स मानते हैं एलईडी को। तो
पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी क्या आता है, P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और उस इंटेंसिटी को 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर C के बराबर कर, इंटेंसिटी P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर है, उसको किसके बराबर कर दिया, R, बिकॉज इससे क्या निकलेगा, लाइट, और लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर C इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर बराबर करके E नॉट निकालते हैं, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर E नॉट पता है तो V नॉट भी आ जाएगा, कैसे आएगा E नॉट से V नॉट, C से डिवाइड करते हैं यार, और अगर आरएमएस वैल्यू पूछेगा तो E नॉट बाई रूट 2 कर देना, ये लड़की आरएमएस वैल्यू पूछेगा तो क्या करना, E नॉट बाई रूट 2, यानी कि सिर्फ वैल्यू पूछा है, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू पूछा है, और अगर पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो E नॉट पूछा होगा। और देखो इसको मैंने सिंपल किया आप लोगों के लिए, क्या आएगा आंसर, Kp अपॉन R स्क्वायर, ये K है 9 into 10 to the power 9, क्योंकि 1 upon 4 pi epsilon नॉट, तो 1 upon 4 pi epsilon नॉट को यहाँ पे 2 आएगा ना ऊपर, 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 kp by R स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है, 2 आएगा, 2 kp by 2 तो 2 है, k कितना है 9 into 10 की पावर है, R डिस्टेंस है, c स्पीड ऑफ लाइट है, एक छोटा सा चीज होता है जिसको बोलते हैं वेव इंपेडेंस, वेव इंपेडेंस यानी कि वेव जब चलती है तो मीडियम कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, उसका वैल्यू कितना आता है, तो वेव इंपेडेंस आता है रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन, रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन। एक बार ऐसे पूछा तो गया था कि म्यू अपॉन एप्सिलॉन का यूनिट बताओ, तो म्यू अपॉन एप्सिलॉन किसके बराबर आ जाएगा, z स्क्वायर, और z होता है ओम, ओम स्क्वायर, अब ओम यानी कि रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस का डायमेंशन था उसका स्क्वायर करना, एयर के लिए क्या आ जाएगा, एयर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि एयर द्वारा कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज लगभग 377 ओम, ये मैंने वैल्यू डाल के किया है, इसका निकालना है तो करते हैं म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं वेव इंपेडेंस, यूनिट आता है, मैंने आपको उतना ही बताया है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसके बाहर से अगर पूछ भी लेगा उसके चांस 0%, इसके अंदर से पूछेगा तो आपको छोड़ना है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट। ऑनलाइन बच्चों के लिए हम लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, जो भी है, ए ए बच्चे काफी